गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग परमेबिलिटी को डील करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी जेईई। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो एसएससी जेईई में इस टॉपिक से हर साल 15 से 20 मार्क्स का मेंस में क्वेश्चन और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं गेट की बात करूं तो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं आईईएस की बात करूं तो यहाँ से भी हर साल 20 नंबर का क्वेश्चन मेंस में निकलता है। उसके अलावा यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे जो कि आईईएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे डील करेंगे ताकि आपका एसएससी जेईई, गेट एग्ज़ाम एंड आईईएस प्लस अदर स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स होंगे उसको हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये परमेबिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले डील करते हैं इसकी डिफिनीशन से, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें डार्सी लॉ को हमको पढ़ना है, कौन से फैक्टर हैं जो आपको परमेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस इसमें होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट परमेबिलिटी के मेथड कौन से हो सकते हैं, इनडायरेक्ट कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, इनके बारे में डील करेंगे। इसके अलावा अगला ही टॉपिक इसमें सीपेज आने वाला है, उसको भी डील करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ से आपका थ्योरी पार्ट थोड़ा सा कम होने वाला है, चीज़ें न्यूमेरिकल फॉर्म में, डेरिवेशन फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा चलने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन से। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, दिस इज द permeability of soil. Permeability of soil, it is the property of soil, it is the property of soil in which water can fluid can flow or pass through easily। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी या इसका वर्चू कह सकते हो सॉइल का, जिसमें कि इन विच फ्लूइड कैन बी फ्लो वेरी इजिली, या उससे पास करे। किसी भी सॉइल से आपका वाटर पास करता है तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब होता है वाटर का पास करना। ठीक है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, सेम वहां पे तो आप देखते हो किसी वायर में फ्लो करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाटर क्या है जो कि सॉइल से पास करता है। तो परमेबिलिटी अगर हम बात करें तो वैसे वहां पे जैसे करंट फ्लो करता है वैसे यहाँ पे वाटर पास होता है। कहाँ से? सॉइल मास से। ठीक है, अगर हम बात करें परमेबिलिटी ऑफ सॉइल से। नेक्स्ट अगर बात करें, इट इज आल्सो टर्म्ड एज, सेकेंड पॉइंट, it is also termed as hydraulic conductivity, बिकॉज इसका नाम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज हाइड्रोलिक का मतलब होता है कि इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक। पानी से पास कर रहा है इसलिए हाइड्रोलिक होता है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। वो कंडक्टिविटी टेम्परेचर के माध्यम से भी हो सकती है, उसमें करंट भी फ्लो हो सकता है, और पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जा सकता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, इट इज आल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अगर एग्जाम में आपको परमेबिलिटी की जगह पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दे देता है तो वो बात एकदम हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। चाहे इसको आप हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलिए, चाहे आप इसको परमेबिलिटी बोलिए, दोनों बातें क्या हैं? सेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो टॉपिक हमारा है इसका इंपॉर्टेंस, दिस इज द इंपॉर्टेंस। कितना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस रहता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। देखिए, जो इंपॉर्टेंस है इसका मतलब, इसको हम लोग कहाँ पे इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या इसकी नेसेसरी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, दिस इज द यील्ड ऑफ द वेल, यील्ड ऑफ द वेल, ठीक है, यील्ड ऑफ द वेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट है सीपेज फ्रॉम
सीपेज थ्रू अर्दन डैम, सीपेज थ्रू अर्ध डैम, मतलब जो भी अर्दन डैम होता है, जो मिट्टी का एक डैम बनाया जाता है, वहाँ पे सीपेज होता है। तो हमें वहाँ पे परमेबिलिटी का जानना जरूरी होता है, क्योंकि जिस सॉइल की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका सीपेज भी ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल मास। तो ये सारे देखिए, कंसोलिडेशन में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है कि वाटर जितनी इजीली निकल सकता है उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा। इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन में जो होती प्रॉपर्टी है वो परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है। मान लीजिए क्ले सॉइल है और एक सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डार्सी लॉ, उसके बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज डार्सी लॉ, जिसके बारे में यहाँ पे पूरी कहानी हमको पढ़नी है। तो नेक्स्ट डील करने वाले हैं डार्सी लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, एक एक करके टॉपिक को सीखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार एसएससी जेईई ने तो डेफिनेशन ही पूछ रखा है कि व्हाट इज द परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी इज नथिंग बट वाटर कैन पास थ्रू इजिली। ठीक है, ये एक सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वाटर बहुत ही आसानी से सॉइल से पास करे, दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। नेक्स्ट डील करने वाले हैं डार्सी लॉ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डील करते हैं डार्सी लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम डील करने वाले हैं दैट इज डार्सी लॉ। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट थिंग रिलेटेड विद डार्सी लॉ। दिस इज द डार्सीज लॉ। ओके, डार्सी लॉ क्या कहता है? डार्सी लॉ कहता है, डार्सी लॉ अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ वेलोसिटी इज वेलोसिटी बोल दो इसको। अब ये कौन सी वेलोसिटी, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वेलोसिटी यहाँ पे जो भी है इसको हम लिखते हैं कि डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसको मैं दूसरा टर्म में लिखता हूँ, दिस इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी और सुपरफिशियल वेलोसिटी। discharge velocity or superficial velocity is directly proportional to hydraulic gradient, directly proportional to hydraulic gradient। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, मतलब कि डिस्चार्ज वेलोसिटी और सुपरफिशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल क्या हो सकता है? मैथमेटिकल के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये आएगा आपका, दिस इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू के इंटू आई। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका बन जाता है, v इक्वल टू के इंटू आई। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें फ्रेंड्स, मैं लिख सकता हूँ डिस्चार्ज इक्वल टू, डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से बात करें तो डिस्चार्ज होता है, दिस इज द Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू वेलोसिटी। अब आपको पता है दिस इज द एरिया, मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज द वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ K इंटू आई। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये फार्मूला बन गया Q इक्वल टू एरिया इंटू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब एक एक पैरामीटर्स को हमको यहाँ पे समझना होगा कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे देखना है, क्योंकि इसके पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पैरामीटर पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मानते हैं दिस इज द Q इज द नथिंग बट दिस इज द डिस्चार्ज,
डिस्चार्ज इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, डिस्चार्ज की यूनिट होती है मीटर के ऊपर सेकेंड। नेक्स्ट थिंग इज एरिया, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया which is cross sectional area which is normal to flow डायरेक्शन। इस चीज का एकदम इंपॉर्टेंस है, मतलब कि ये कि जो भी फ्लो हो रहा है उसके नॉर्मल एरिया लेना होगा। सपोज दैट कि आपका मान लिया कि इस तरीके से आपका एरिया है, इसके परपेंडिकुलर जो पानी आएगा वो एरिया जो आप कंसीडर करोगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एरिया और दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको ध्यान रखिएगा, एरिया विच इज नॉर्मल टू फ्लो डायरेक्शन, इसकी यूनिट होगी दिस इज द मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा टर्म आता है के है दिस द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। इसकी यूनिट आप निकाल सकते हो, अभी मैं बात करता हूँ। इसकी यूनिट वैसे मीटर पर सेकेंड होती है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्चार्ज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी और सुपरफिशियल वेलोसिटी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आई होता है दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेशन देखना पड़ेगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जिसका जो फार्मूला होता है दिस इज द डेल्टा एच अपान डिवाइड बाई एल। अब फ्रेंड्स ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे भी एसएससी जेईई क्वेश्चन पूछा है, डेल्टा एच डिवाइड बाई एल। अब ये डेल्टा एच को मैं लिख सकता हूं टोटल हेड लॉस डिवाइड बाई सॉइल मास लेंथ भी लिख सकते हो, सॉइल सैंपल लेंथ भी लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज द H1 माइनस H2 डिवाइड बाई एल। अभी ये H1 और H2 आपको क्वेश्चन में दे देता है, लेंथ आप सैंपल दे देता है और आप वहां से निकाल सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि कैसे हम इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हमको थोड़ा समझना है, उसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेशन अबाउट डेराइव हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, ड्राइव आई की बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। सपोज दैट कि आपके पास एक सॉइल सैंपल है, मैं इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज दैट कि दिस इज द सॉइल सैंपल, सपोज दैट दिस इज द सॉइल सैंपल। यहाँ पे आप लगा देते हो ज़्यादातर फिल्टर, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक, यह है एक आपका सॉइल सैंपल, इसको मैं 3 डायमेंशनल डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। सपोज दैट कि दिस इज द डायग्राम, और आप इसको देख पाओगे कुछ इस तरीके से डायग्राम है, और इसको अगर मैं 3D डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो आप देखोगे कि इस तरीके से इसकी कहानी बनने वाली है। ओके, अब फ्रेंड्स इसमें क्या है कि इसको अगर मैं डॉट डॉट करके इस डायरेक्शन में लाया और इसको आपको यहाँ पे पहुँचा दिया और इसको एक 3 डायमेंशनल बॉडी के फॉर्म में मैंने यहाँ पे बना दिया, तो आप देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगी, दिस इज द 3D बॉडी, जो कि आप देखोगे कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये आ जाएगा। यहाँ पे दिस इज द 3 डायमेंशनल बॉडी जिसमें आपका फ्लो अकर होना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 3 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा, दिस इज द 3 डायमेंशनल बॉडी। इस तरीके से आप देख पाओगे, इसको मैंने यहाँ पे अरेंज किया और इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। आप देखोगे दिस इज द 3 डायमेंशनल बॉडी जिसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम जो हो जाएगा, दिस इज द 3 डायमेंशनल बॉडी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपके पास सपोज दैट कि ये है हेड है, वाटर हेड अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं इस डायग्राम को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इससे जोड़ दिया। ठीक, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ये कोई वाटर लेवल है जो कि ये अपर स्ट्रीम साइड में,
ये है, दिस इज द, मान लेते हैं यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसको मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया, और इसके सेंटर से मान लेता हूँ कि ये जो हाइट है दिस इज द h1, मान लेता हूँ दिस इज द h1 यहाँ पे, ठीक। उसके बाद में FM में भी आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, FM में भी आता है सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट कि यहाँ पे पानी का लेवल आपका थोड़ा कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि पानी जब पास करता है तो उसकी एनर्जी हेड लॉस होता है। हेड लॉस होगा क्योंकि सॉइल में फ्रिक्शन होता है। जब सॉइल में फ्रिक्शन होगा तो कुछ ना कुछ पानी का लेवल आपका यहाँ आ जाएगा। तो पहले पानी का लेवल आपका ये था, फिर पानी का लेवल हो गया दिस, तो ये एक हुआ डेल्टा H, दिस इज कॉल्ड डेल्टा H, दिस इज द H1 माइनस H2, इसको लिख सकते हो। और H2 जो है इसके सेंटर से इसके इस तक की जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड H2, दिस इज कॉल्ड H2। ओके, मैं मान लेता हूँ इसका जो डेटम है फ्रेंड्स, इसका डेटम जो है यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, सपोज दैट यही पॉइंट इसका है डेटम। क्या है? डेटम। आप कहीं पे भी मान सकते हो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेटम कहाँ पे मान रहे हो। आप चाहो तो डेटम यहाँ पे भी मान सकते हो, आप डेटम यहाँ पे भी मान सकते हो, आप डेटम यहाँ पे भी मान सकते हो। तो हमने अपने केस में जो डेटम माना है वो आपका माना है इस पॉइंट पे माना है, जो कि इस सेंटर से इससे गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो Z1 बराबर Z2 यहाँ पे जो हमारे केस में है वो 0 है। कितना है? 0, क्योंकि हमने इसी पॉइंट को मान लिया क्या, आपका डेटम मान लिया, तो इसलिए आपकी Z1 बराबर Z2 क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे जिसके बारे में यहाँ पे हमको डील करना है। एक बार आपको ये समझाना जरूरी है कि सॉइल में कौन कौन से हेड होते हैं, कौन कौन से हेड काम करते हैं, कौन कौन से काम नहीं करते हैं, किस हेड को नेग्लेक्ट करते हैं, किस हेड को रखते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। तो मैं चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसको डिनोट कर लीजिएगा। मैं चीज़ों को यहाँ पे डेराइव करूँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक की, दिस इज रिलेटेड विद डेरिवेशन है किसका? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए ये जो टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब आप देखिएगा यहाँ पे थ्योरी बहुत कम आने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। ज़्यादातर हमको जो डील करना है वो डेरिवेशन से करना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने बताया H1 माइनस H2 डिवाइड बाई L। अब इस डायग्राम की मदद से हमको सीखना है कि कैसे हम इसमें कौन कौन से हेड को लेते हैं, कौन कौन से हेड को नहीं लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दिस इज रिलेटेड विद द परपेंडिकुलर एरिया को डील करना है। यहाँ पे देखिए जो ये एरिया आएगा फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। ये जो एरिया देख रहे हो ये क्या है? जो क्रॉस वेलोसिटी जो पानी फ्लो करेगा, पानी तो ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि इसका हाई हेड है, क्योंकि पानी की एनर्जी यहाँ ज़्यादा रहेगी फ्रेंड्स, तो पानी ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से निकल जाएगा पानी। ओके, इस डायरेक्शन में। क्योंकि देखिए पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? जहाँ पे उसको एनर्जी, टोटल एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, या इसको बोल सकते हो हाई हेड टू लो हेड पानी हमेशा फ्लो करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पानी जब फ्लो करेगा तो आप देखोगे कि इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। मैं इसको अगर बनाऊँ यहाँ पे इस डायग्राम में, सपोज दैट कि इस वाले डायग्राम में अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया जो होगा दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एरिया। ओके, तो इस एरिया को अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया को मैं डायग्राम को बाहर रिप्रेजेंट करूँगा। उसके पहले अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन किस लॉ पे कंजर्वेशन होता है? दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड ऑन होती है। कौन से प्रिंसिपल पे? एनर्जी कंजर्वेशन। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो मास कंजर्वेशन पे बेस्ड ऑन होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें, मेरे पास बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल हेड की बात कर लूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टोटल हेड। तो टोटल हेड अगर हम बात करें तो होता क्या है? प्रेशर हेड, तो P अपान दिस इज द गामा प्लस डेटम हेड प्लस V स्क्वायर डिवाइड बाई 2G।
ओके, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, दिस इज कॉल्ड डेटम हेड, तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, ओके, दिस इज कॉल्ड डेटम हेड, डेटम हेड, और दिस टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, और काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड। ठीक है, इस तरीके से इनको टर्म्स को हम लोग यहाँ पे बोल पाते हैं। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए कि v²/2g को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड बोल दो या काइनेटिक हेड बोल दो। उसके बाद z को डेटम हेड बोलते हैं और p/गामा को बोलते हैं प्रेशर हेड। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें v², देखिए वेलोसिटी इज वेरी लेस इन केस ऑफ सॉइल, इज लेस इन केस ऑफ सॉइल। सॉइल के केस में वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो v² जो टर्म होता है वो और कम हो जाता है। v² इज वेरी लेस, वेरी लेस। अभी हम लिखाएंगे आपको वैल्यू, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻³ 10⁻⁴ ऐसे होता है, डिपेंड करता है क्ले है, सॉइल, सैंड है, क्या है, तो उसी रेंज में लगभग रहती है। तो आप इसका जब स्क्वायर करोगे, सपोज दैट 10⁻³ या 10⁻⁴ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻8 आएगा, और 10⁻8 देखोगे बहुत ही निग्लिजिबल वैल्यू होती है, जो कि 0 से भी क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो देन यहाँ पे अगर मैं करूँ v²/2g इज नियरली इक्वल टू 0, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो टोटल हेड यहाँ पे बचने वाला है, दिस इज द टोटल हेड। टोटल हेड की मैं अगर बात करूँ तो टोटल हेड आएगा फ्रेंड्स, दिस इज द p/गामा प्लस z। ओके, तो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, इसको एक और नाम देते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, इसको दूसरा नाम बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा कि पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है। तो पीजोमेट्रिक हेड होता है समीशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड का समीशन होता है, दिस इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो हमारे केस में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि वेलोसिटी हेड यहाँ पे निग्लिजिबल होता है, 0 होता है, बिकॉज सॉइल की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए हम लोग v²/2g को निगलेक्ट कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। इसलिए आप देख पाओगे कि यहाँ पे सिर्फ जो टर्म आता है वो p/गामा डिवाइड बाई p/गामा प्लस z आता है। अब फ्रेंड्स अगर हम अपने डायग्राम की बात करें, यहाँ पे z1 बराबर z2 था, जो कोई 0 के बराबर था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ डेटम की, यहाँ पे डेटम हमने 0 माना था, तो एक एनर्जी की इक्वेशन सपोज दैट आपको H1 लिखना है, तो H1 आप लिखोगे p/ या P1/, दिस इज द प्रेशर हेड, दिस इज p/गामा, दिस इज P1/गामा प्लस Z1 लिख दोगे। ओके, ऐसे आप H2 भी लिख दोगे, दूसरा प्रेशर जो भी आएगा P2 डिवाइड बाई गामा प्लस Z2 लिख दोगे। और आपको निकालना क्या है, आप देख सकते हो, आप Z1 बराबर Z2 को मैं 0 लिख दूंगा, तो यहाँ पे जो भी हमारा I की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, वो आएगी H1 माइनस H2 डिवाइड बाई L। अब देखिए L क्या होगा, L वो लेंथ होगी जिससे सॉइल सैंपल, यहाँ पे सॉइल सैंपल से जो भी सॉइल सैंपल से वाटर पास करेगा, ये है एक सॉइल सैंपल, दिस इज कॉल्ड सॉइल सैंपल, दिस इज कॉल्ड सॉइल सैंपल। यहाँ से वाटर इसके परपेंडिकुलर पास करेगा, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी सॉइल सैंपल की, जितनी लेंथ से वाटर पास करेगा उसी लेंथ को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि सॉइल में, पूरी सॉइल में इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, I इज इक्वल टू यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड डिवाइड बाई लेंथ। पीजोमीटर है, टोटल हेड यहाँ पे इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हेड को 0 कर दिया गया है, क्योंकि निग्लिजिबल होता है, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो आता है वो पीजोमेट्रिक हेड आता है, मतलब कि जो वाटर सरफेस जो आपके रहते हैं, जो भी आपका वाटर सरफेस का फ्री सरफेस लेवल होगा, उनका अगर हमें डिफरेंस पता चल जाए तो दिस इज कॉल्ड हेड लॉस, और उसको लेंथ से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। कितने कितना आपका सॉइल सैंपल का लेंथ है, वहाँ से वाटर पास करता है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। तो ये होता है H1 माइनस H2। तो इसको अगर मैं लिखूं अपने फार्मूले में, P1/गामा प्लस Z1 माइनस P2 डिवाइड बाई गामा प्लस Z2 डिवाइड बाई लेंथ, इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे Z1 बराबर Z2 भी लिख सकते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका बचेगा
P1 बाई गामा माइनस P2 डिवाइड बाई गामा डिवाइड बाई एल, ये फार्मूला बन के आ जाता है। बाकी P1 बाई गामा को हेड के फॉर्म में अगर देखोगे तो वो H1H2 ही आएगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो H1 माइनस H2 आप डेराइव कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। पीजोमीटर लगाइए, जितना पीजोमीटर राइज किया वही आपका हो जाएगा क्या, H1 और H2। पीजोमीटर का काम क्या होता है, पीजोमीटर का काम होता है कि कितना वाटर सरफेस इसमें आपका चढ़ा, तो पीजोमीटर क्या करता है, एक प्रेशर मेजरमेंट करता है। क्या करता है, प्रेशर मेजरमेंट। ध्यान रहे, पीजोमीटर जो होता है वो लो प्रेशर मेजर करता है, बहुत हाई प्रेशर मेजर नहीं करता है। पीजोमीटर जो है गैस को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर लेवल राइज करेगा पता ही नहीं चलेगा किस लेवल तक गया, क्योंकि गैस दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए पीजोमीटर का यूज़ गैस के लिए नहीं करते हैं। पीजोमीटर का जो यूज़ है वैक्यूम प्रेशर के लिए भी नहीं करते हैं, नेगेटिव प्रेशर के लिए भी नहीं करते हैं। तो ये सब बातें आप एफएम में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। अब फ्रेंड्स ये तो कहानी इसकी थी। अब हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशंस हैं उनको हम डेराइव करेंगे इसी में। ये सब डार्सी का ही पार्ट चल रहा है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया था। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थिंग। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर कर दिया कि कैसे हम चीज़ों को कर पाते हैं। और पानी हमेशा आपका हाई हेड टू लो हेड की तरफ फ्लो करता है। अब एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरिया जो है, दिस इज़ द एरिया, इसको मैं बोल सकता था एरिया ए। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, दिस इज द एरिया ए। ये जो एरिया हो जाएगा दिस इज कॉल्ड ए, जो परपेंडिकुलर एरिया होगा दिस इज कॉल्ड ए। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक कि डार्सी की इक्वेशन को तो डेराइव किया, उसके साथ में इसकी क्या एजम्पशंस हैं, डार्सी लॉ की जो वैलिडिटी है, कहाँ तक वैलिड है कहाँ तक नहीं वैलिड है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में यहाँ पे डील करते हैं। तो बात करने वाले हैं हम लोग हैं कि डार्सी लॉ किस कहाँ तक वैलिड है कहाँ तक वैलिड नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे डील करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विद डार्सी लॉ, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ईएस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि डार्सी लॉ कहाँ तक वैलिड है, कौन कौन से उसकी कंडीशंस हैं, तो उसके बारे में ठीक बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड विथ डार्सी लॉ। अगर हम बात करें तो डार्सी लॉ की इक्वेशन में जो चीज़ें वैलिड हैं वो कहाँ तक वैलिड हैं, उनके बारे में यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक हेड लॉस को लिख लेते हैं। हेड लॉस की डिफिनीशन, दिस इज द हेड लॉस। अगर मैं बात करूँ, दिस इज द हेड लॉस। आगे हम बात करेंगे कि हेड लॉस क्या था। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ हेड लॉस। हेड लॉस की अगर मैं बात करूं, हेड लॉस है आपका हो जाता है दिस इज द डिफरेंस ऑफ लेवल, दिस इज द डिफरेंस ऑफ लेवल, डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड इन द पीजोमीटर, in the piezometer at two point is called head loss at that point, head loss। ठीक है, इसको क्या बोल पाओगे, दिस इज कॉल्ड हेड लॉस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिफरेंस लेवल ऑफ इन द पीजोमीटर होगा एट टू पॉइंट, जहाँ पे मैंने एक पॉइंट इस साइड में कंसीडर किया था, एक पॉइंट इस साइड में कंसीडर किया था, तो H1 माइनस H2 जो होगा दिस इज कॉल्ड हेड लॉस। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे डार्सी लॉ जो था उसकी वैलिडिटी। डार्सी लॉ इज वैलिड, डार्सीज लॉ वैलिडिटी किस कंडीशन के लिए वैलिड होगा। पहला कंडीशन है फ्लो इज 1D। फर्स्ट कंडीशन इज 1D फ्लो विल अकर, 1D फ्लो विल अकर, मतलब एक ही डायरेक्शन में अकर होना चाहिए, तभी के लिए ये कंडीशन आपकी 1D फ्लो अकर्स। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इधर भी फ्लो हो रहा है इधर भी फ्लो हो रहा है। जो भी है यहाँ पे हम जो डेराइव किए हैं V = KI, वो आपका 1D फ्लो के लिए ही वैलिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं द सॉइल इज सैचुरेटेड। नेक्स्ट है सॉइल इज सैचुरेटेड
soil is saturated throughout the process, soil is saturated throughout sample, throughout soil sample। ठीक है, मतलब कि पूरी की पूरी सॉइल आपकी क्या होनी चाहिए, सैचुरेटेड होनी चाहिए, तभी के लिए कंडीशन वैलिड है। बिकॉज अगर सॉइल आपकी सैचुरेटेड नहीं होगी तो बीच में क्या होगा, एयर होगी, और एयर क्या करेगी, पानी को पास करने में दिक्कत करेगी, इसलिए हम लोग सॉइल को क्या मानते हैं, सैचुरेटेड मानते हैं। नेक्स्ट थिंग है, पॉइंट है नेक्स्ट, फ्लो इज स्टडी, फ्लो इज, या कह सकते हो फ्लो थ्रू सॉइल इज लैमिनार, फ्लो थ्रू सॉइल इज लैमिनार। कैसा होना चाहिए, लैमिनार। इसका मतलब है रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 1। रेनॉल्ड नंबर एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, क्या होता है, रो वी डी अपान म्यू। ठीक है, रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी, डी डायमीटर, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, एक बार रिकॉल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो थ्रू सॉइल इज लैमिनार। नेक्स्ट है फ्लो शुड बी स्टडी, फ्लो शुड बी स्टडी, बिकॉज स्टडी का मतलब होता है नॉट चेंज विथ टाइम, नॉट चेंज मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक नोट पॉइंट करके लिख सकता हूँ। नोट पॉइंट है क्या, यहाँ पे जो पॉइंट थे, पहला तो 1D फ्लो अगर होना चाहिए एक ही डायमेंशन में, जो कि मैं अभी दिखा रहा था। सॉइल इज सैचुरेटेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर एयर हो गई तो आपका पानी सही से पास नहीं कर पाएगा, उसकी परमिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि थ्रू आउट द सॉइल सैंपल परमिबिलिटी इज यूनिफॉर्म। फ्लो थ्रू द सॉइल इज लैमिनार, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, लैमिनार के लिए वैलिड होता है, टर्बुलेंट के लिए नहीं। फ्लो शुड बी स्टडी, टाइम के साथ वेलोसिटी ना चेंज हो जाए, या कुछ और पैरामीटर, प्रेशर ना चेंज हो जाए, या डेंसिटी ना चेंज हो जाए लिक्विड की, तो इसलिए हम मानते हैं स्टडी फ्लो होना चाहिए। स्टडी की डिफिनेशन एफएम में कई बार पूछी गई है कि व्हाट इज द स्टडी फ्लो। नेक्स्ट थिंग इज, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिस इज द, अगर मैं बात करूं, डार्सी लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ग्रेवल सॉइल, डार्सीज लॉ is not valid for gravel के लिए वैलिड नहीं होता है, not valid for gravel because in gravel the flow will be टर्बुलेंट, द फ्लो विल बी टर्बुलेंट, इसीलिए वैलिड नहीं होता ग्रेवल। क्योंकि देखिए ग्रेवल के केस में क्या होगा कि ये देखिए ये ग्रेवल है, इनके बीच में काफ़ी स्पेस रहता है, तो पानी बहुत आसानी से यहाँ पे क्या कर जाएगा, पास करेगा, और काफ़ी स्पीड रहेगी। इनके बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो परमिबिलिटी बहुत हाई होगी। जब परमिबिलिटी बहुत हाई होगी तो आप देखोगे कि उसका जो फ्लो होगा टर्बुलेंट होगा। जबकि आपको पता है कि जो डार्सी होता है वो वैलिड किसके लिए, वो आपका वैलिड है किसके लिए, लैमिनार के लिए वैलिड होता है। तो इसलिए सारी कहानी मैंने आपको बता दी। अब अगला एक्सप्रेशन है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एक्सप्रेशन बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन, या डराइव कर सकते हैं सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये भी, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे कि कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होती है। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, 2-3 बार पूछ चुका है, IES में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रेंड्स, वो है डेराइव द एक्सप्रेशन बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी, उसके बारे में हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट बात करेंगे सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी में क्या एक्सप्रेशन होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग है डेराइव द एक्सप्रेशन, डेराइव एक्सप्रेशन बिटवीन सीपेज वेलोसिटी
सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी कॉमा डिस्चार्ज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड पोरोसिटी, पोरोसिटी। ठीक है, इसके बीच में आपको एक्सप्रेशन चाहिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, मैं मान लेता हूँ, लेट अस एज्यूम कि सीपेज वेलोसिटी क्या है, सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी को मैं मानता हूँ दिस इज द वीएस। उसके बाद में डिस्चार्ज वेलोसिटी को मैं मानता हूँ वी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसको पहले से वी, और जो पोरोसिटी है उसको मैं मानता हूँ, पोरोसिटी को मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल एन है। ओके, अब फ्रेंड्स हमको समझना है, सपोज दैट कि आपके पास ये सॉइल सैंपल है जिसके थ्रू हमको यहाँ पे निकालना है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मान लिया कि ये का आपका सॉइल सैंपल है, मैंने 1D फ्लो माना था, तो 1D के हिसाब से काम आप करोगे। ठीक, मान लेते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो यूनिटी है। क्या मान लेते हैं, दिस इज द थिकनेस। ये जो थिकनेस आप देख रहे हो दिस इज द थिकनेस, थिकनेस, थिकनेस को मैं मान ले रहा हूँ 1, यूनिटी मान ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन आसान करने के लिए मैंने क्या किया, इसको मान लिया क्या, यूनिटी, ये चेंज नहीं होगा। अब पानी आपका इस तरीके से इंटर कर रहा है, यहाँ पे फ्लो करेगा, इस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है, जिसका वैल्यू मैं क्यों मान लेता हूँ, डिस्चार्ज। मान लेता हूँ कि यहाँ पे सॉइल सैंपल में जो भी है इस तरीके से, यहाँ पे बहुत सारे सॉइल सैंपल के पार्टिकल्स होंगे, इस तरीके से आप देख पाओगे, इस तरीके से पार्टिकल्स होंगे, जिससे कि वाटर आपका क्या करेगा, पास करेगा, वाटर पास करेगा। आप देख पाओगे कि वाटर यहाँ से इंटर करेगा। ठीक है, इस तरीके से वाटर यहाँ पे इंटर करेगा, आप देख पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझने के लिए ये सॉइल सैंपल को बनाता हूँ, दिस इज द सॉलिड्स, यहाँ पे मैंने बना दिया सॉलिड, दिस इज द सॉलिड। और सेम डिस्चार्ज जो क्यू था, जितना डिस्चार्ज यहाँ से पास हुआ सेम डिस्चार्ज यहाँ से भी पास होगा, दिस इज कॉल्ड क्यू, दिस इज कॉल्ड क्यू। ये मैंने वाटर बना दिया। होता नहीं है प्रैक्टिकली फ्रेंड्स, मैं इसको बना रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। मतलब कि अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन, पहली बात तो ये समझ लेते हैं किस पे बेस्ड ऑन होती है, मास कंजर्वेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एफएम, मास कंजर्वेशन। जो भी बात अगर मुझे एफएम की, सॉइल की, सोम की कोई भी बात लगती तो मैं बार बार लिखूंगा। तो मास कंजर्वेशन पे बेस्ड ऑन होता है कौन सा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या कहता है, दिस इज द A1V1 इजकल टू A2V2। ओके, ये है आपकी इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज है Q इज कांस्टेंट हो जाएगा। जितना डिस्चार्ज यहाँ से पास करेगा सेम डिस्चार्ज यहाँ से भी पास करेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टोटल एरिया है वो A है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वाइड का एरिया है उसको मैं मान लेता हूँ AV, और टोटल एरिया सॉइल सैंपल का मैं मान लेता हूँ A आएगा। क्या आएगा, A। इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज द टोटल एरिया, क्या आ जाएगा, दिस इज द मान लेता हूँ A। ठीक है, दिस इज द टोटल एरिया। तो आप बताइए कि जितना पानी इन खाली स्थान से पास करेगा, वाइड से पास करेगा, उतना ही पानी यहाँ से भी पास करेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन में जितना डिस्चार्ज यहाँ से पास करेगा, यहाँ से क्यों आया था, सेम डिस्चार्ज यहाँ से भी पास करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ। वॉल्यूम नहीं कंजर्व रहेगा, डिस्चार्ज कंजर्व रहेगा। तो डिस्चार्ज अगर कंजर्व रहेगा तो मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी इजकल टू, एरिया मतलब टोटल एरिया से जितना होगा, और उसकी जो वेलोसिटी जो कि सुपरफिशियल वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू जो वाइड का एरिया है इंटू वेलोसिटी इंटू सीपेस। यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी वाइड के थ्रू पानी, जो भी इसके बीच में वाइड है फ्रेंड्स, ये वाइड मान लेते हैं, इसके खाली स्थान है, पानी ऐसे फ्लो करके जाएगा, यहाँ से पानी फ्लो करके ऐसे आएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जो वाइड को कनेक्ट करते हुए पानी पास करता है उसे बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी, और जो टोटल एरिया से वाटर पास करता है उसे बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो दोनों का डिफरेंस मैं इसको लिखा दूंगा कि क्या डिफरेंस रहता है। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ V/VS इजकल टू एरिया
ऑफ वाइड डिवाइड बाई टोटल एरिया। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर को डिनोट कर देता हूँ टोटल पैरामीटर के हिसाब से। ए इज़ द टोटल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए वी इज एरिया ऑफ वाइड्स। टोटल एरिया ऑलवेज ज़्यादा होगा किससे? एरिया ऑफ वाइड से। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको थिकनेस इसकी, देखिए आपके पास क्या है, ये एरिया आपको पता है, अगर मैं इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। तो ये आपका रिलेशन मैं लिख रहा हूँ V अपान वी एस इजकल टू एरिया ऑफ वाइड डिवाइड बाई टोटल एरिया। इसको मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसकी जो थिकनेस है यूनिटी है, या आप एक समान मान सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप बात करोगे तो एरिया जो आया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरिया इंटू थिकनेस करोगे तो ये बदल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड में बदल जाएगा अपान टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा V अपान दिस इज द वी एस। वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो आपने क्या पढ़ा था? तो ये हो जाएगा V अपान वी एस इजकल टू पोरोसिटी। ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ रखा पहले से भी, क्या कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो N होता है, पोरोसिटी होता है, वो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान टोटल वॉल्यूम। ये होता है आपका क्या, आप देखोगे सॉइल का बेसिक चैप्टर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड पोरोसिटी। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी दे देगा, और कहेगा सीपेज वेलोसिटी बताओ, और आप उसके साथ में आपको पोरोसिटी भी दे देगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार क्या होता है कि वाइड रेशियो आपको दे देता है, तो वाइड रेशियो आपको दे देता है तो आप पोरोसिटी भी निकाल सकते हो। अगर आपको वाइड रेशियो दिया है और आपको निकालना है पोरोसिटी, तो n इजकल टू क्या पढ़ते थे? E अपान 1 प्लस ई। तो ये एक रिलेशनशिप होता था जो कि हम लोग निकालते थे। तो अगर आपको वाइड रेशियो एग्जाम में दिया है तो आप वाइड रेशियो से पोरोसिटी निकाल सकते हो, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, वहाँ से पोरोसिटी आएगा। पोरोसिटी को यहाँ पे पुटअप करोगे, डिस्चार्ज वेलोसिटी आपको दिया है तो आप सीपेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो सीपेज वेलोसिटी हो जाएगा वी एस इजकल टू वी अपान एन। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। इसको आपको रिमेंबर कर लेना है एकदम से। ठीक है, याद करने का एक तरीका देखो यहाँ पे, आप ये बताइए जो पोरोसिटी होता है इसकी रेंज, पोरोसिटी की रेंज जो होती है, पोरोसिटी की रेंज कहाँ तक होती है? आपको पता है कि पोरोसिटी 0 से तो ज़्यादा और 1 से कम, मतलब पोरोसिटी की वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होती है। जब आप 1 की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वी एस इजकल टू वी अपान, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 से कम रखूंगा, मतलब दिस वैल्यू इज n इज लेस देन 1 रखूंगा, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि अपान में सपोज दैट आपने v डिवाइड बाई मान लिया 0.8 कर दिया, तो 1 अपान 0.8 करोगे तो आप देखोगे कि वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी? ज़्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि सीपेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? दिस डिस्चार्ज वेलोसिटी। दिस इज द ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज, बिकॉज आप देखोगे कि यहाँ पे कि जो सीपेज वेलोसिटी होती है दिस इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और समझते हैं, क्या ऐसा क्या है कि सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा है? देखिए सीपेज वेलोसिटी में जो भी फ्लो होता है वो इंटरकनेक्टेड वाइड्स के बीच में होता है। जो भी वाइड्स होते हैं उनके बीच में आपका जो इंटरकनेक्टेड वाइड्स होते हैं, जो फ्लो चैनल्स होते हैं, उनसे ही वाटर फ्लो करता है। लेकिन डिस्चार्ज वेलोसिटी जो होती है, जो इज कॉल्ड सुपरफिशियल वेलोसिटी, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये पूरे एरिया से फ्लो करती है। और आप बता दीजिए, जिस सॉइल का एरिया ज़्यादा होगा उसकी परमेबिलिटी कम होगी, जिसका एरिया कम होगा उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी सीपेज ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर देता हूँ, सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी, it is the actual velocity, it is the actual velocity, it is the actual velocity in which, it is the actual velocity which is in which water या liquid, water can be flow interconnected voids, कहाँ से फ्लो करता है? इंटरकनेक्टेड वाइड से। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरकनेक्टेड वाइड से ही फ्लो करता है। मतलब कि
वो सॉइल मास में अगर मैं पोर्स यहाँ पे बना दूँ, सपोज दैट कि दिस इज द सैंपल अगर मैं बनाऊँ, तो सपोज दैट कि आपने इस तरीके से सॉइल सैंपल को आपने बना दिया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए इस तरीके से, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी स्थान आपका होगा, सपोज दैट कि ये वाइड है, ये आपका वाइड मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द वाइड है, अगर मैं बात करूँ दिस इज द वाइड है, दिस इज द वाइड है, दिस इज द वाइड है, तो इनसे ही जो परपेंडिकुलर पानी पास करेगा, जो वाइड होंगे, दिस इज कॉल्ड आपका सीपेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ लेगा, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए और सारे टर्म आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, उसी से मैंने इसको डेराइव किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में डील करने वाले हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में डील करेंगे कि वो क्या होता है, उससे हम लोग डील करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को कैसे डील किया जाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, उसके बारे में हम यहाँ पे डिफिनीशन देखेंगे और किस सॉइल के लिए वैल्यू कितना रहती है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। देखिए ये रिलेशन पे क्वेश्चन आईएएस में 2-4 बार पूछ चुका है, गेट में भी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे डेरिवेशन होंगे जो कि आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ोगे, वहाँ पे वेल डिज़ाइन होता है, ट्यूबवेल अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये जो है ना टॉपिक, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन आएंगे जो आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ सकते हो। तो एक जगह अगर आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आप 2 जगह वहाँ पे चीज़ों को क्लियर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इसको मैं डिनोट करता हूं के से, ठीक है। मेरे को एक रिलेशन पता है V इक्वल टू के इंटू आई, ठीक। तो परमेबिलिटी की डिफिनेशन अगर मुझे लिखना हो तो दिस इज द वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as velocity, it is defined as velocity per unit hydraulic gradient, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या बोल पाते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब फ्रेंड्स आप देखिए, इसको मैथमेटिकली अगर देखना है, V इक्वल टू के आई आपने लिख दिया, तो K हो जाएगा आपका V डिवाइड बाई आई हो जाएगा। अगर मैं I की वैल्यू 1 पुट कर दूं यूनिटी, तो आप बोल सकते हो कि K इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को आप बोल सकते हो कि दिस इज द वेलोसिटी पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इसको बोलते हैं दिस इज द आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इसको और क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ओके। अब फ्रेंड्स कुछ वैल्यू हैं जिनके बारे में यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं साथ में। यूनिट क्या लिख सकते हो, यूनिट। आप बताइए इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स वेलोसिटी की यूनिट पे डिपेंड करेगा, के इक्वल टू V बाई आई। आई की अगर यूनिट की बात मैं करूँ तो H1 माइनस मैंने क्या लिखा था, H2 डिवाइड बाई L लिखा था। अब आप बताइए H1 माइनस H2 की यूनिट होगी मीटर और इसकी यूनिट होगी मीटर, मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिट लेस। क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। मतलब कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं, जब इसकी कोई यूनिट नहीं है तो K की यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, K जो हो जाएगा वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे का टर्म क्या है, यूनिट लेस है, तो उसको हटा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूनिट होगी आपकी किसकी, वेलोसिटी की, वही यूनिट होगी किसकी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। कई बार आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो।
डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन वेलोसिटी की क्या हो सकती है, डायमेंशन वो आप क्या लिखते हो, डायमेंशन लिख सकते हो L(t⁻⁻1), ठीक है, इस तरीके से। वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है, L होता है, टाइम को T लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा L(t⁻⁻1). तो कोई भी डायमेंशन आपको रटना नहीं है, एग्जाम में आता है तो आप आसानी से उसको चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है, डेराइव भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सवाल हैं, टिपिकल वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। टिपिकल याद नहीं करना बहुत ज़्यादा, एक रेंज पता होनी चाहिए। टिपिकल वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ओके, यहाँ पे के वैल्यू है जो कि सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन क्या कर सकते हो उसको, उसके बारे में थोड़ा सा देखना है। अब देखिए पहला डिस्क्रिप्शन ये है कि ग्रेवल है, क्या है, ग्रेवल है, और ग्रेवल की परमेबिलिटी लगभग होती है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड परवियस। परवियस का मतलब जिसकी परमेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है सैंड। सैंड के केस में फ्रेंड्स यही रेंज जो होती है 1 से लेकर के 10⁻³ तक होती है, मतलब 1 से लेके 10⁻³ 10⁻³ का मतलब 0.001 के बराबर होती है। यह भी आपका परवियस होता है, क्या होता है, परवियस। नेक्स्ट थिंग इज सिल्ट। सिल्ट की बात करें तो सिल्ट में आपका आता है, सिल्ट की जो परमेबिलिटी होती है 10⁻³ से लेके 10⁻⁶, जो कि स्लाइटली परवियस होता है। परमेबिलिटी इसकी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो स्लाइटली इसको बोल सकते हैं क्या है, परवियस है, स्लाइटली परवियस। नेक्स्ट अगर बात करें क्ले, क्ले की भैया परमेबिलिटी बिल्कुल निग्लिजिबल होती है, 0 के बराबर मान सकते हो, लेस देन 10⁻⁶, और लेस देन 10⁻⁶ है तो दिस इज कॉल्ड नॉन परवियस, नॉन परवियस, ठीक है, नॉन परवियस, या इसको बोल सकते हो आर इम्परवियस, इम्परवियस। नेक्स्ट हेडिंग है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। नेक्स्ट हेडिंग है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। परकोलेशन, परकोलेशन, परकुलेट का मतलब होता है वाटर का सीपेज होना, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन Kp = दिस इज K/N। ये एक फार्मूला आपका होता है। जिस सॉइल की पोरोसिटी ज़्यादा होगा उसका आपका परकुलेशन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि देखिए पोरोसिटी उसी की ज़्यादा होगी जो फाइन ग्रेन सॉइल होगी। फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होती है, जैसे क्ले हो गई, तो उसमें आप देखोगे पोरोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि जैसे सपोज दैट कि ग्रेवल है, अब ग्रेवल में देखो आप पानी बहुत आसानी से पास करता है, बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, वाइड का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो जिसमें वाइड का साइज बड़ा होगा उसमें वाटर इजिली पास करेगा। इसलिए ग्रेवल के केस में अगर मैं बात करूं, सपोज दैट मैं इसको एक सपोज दिस इज द ग्रेवल, इसकी ग्रेवल की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज दिस इज द ग्रेवल, तो इनके बीच में अगर आप देखोगे तो ये जो स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड वाइड, तो ये स्पेस में आप देखोगे कि इनके बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कम मिलेगा और यहाँ पे वाटर बहुत इजिली इंटर भी कर जाएगा। अगर कहीं से भी आना चाहे तो बहुत आसानी से इंटर कर सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं मान लूँ कि पार्टिकल आपके क्ले के पार्टिकल हैं, इसलिए मान लेता हूँ दिस इज दिस, तो आप देख सकते हो कि यही स्थान थोड़ा सा कम हो गया। अब इनके बीच में जो वाइड है बहुत कम हो जाता है, जब वाइड बहुत कम हो जाएगा तो आपकी परमेबिलिटी देख सकते हो 10⁻⁻6 हो जाती है। हाँ, सैंड के केस में कोहेसन नहीं होता है तो पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए इसकी परमेबिलिटी क्ले से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, तो ग्रेवल की देख लीजिए, लगभग सेंटीमीटर में ये वैल्यू लिखी गई, इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है, मीटर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है 1 मतलब 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1 × 10⁻⁻2 मीटर, मतलब इसकी परमिटिविटी लगभग इस रेंज में होगी 0.01 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर जो आएगा मीटर में देखोगे 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, और इसका जब आंसर देखोगे सिल्ट और क्ले का तो इसका लगभग आंसर जो आपका आएगा 10⁻⁻
दिस इज द 6 है तो लगभग 7 या 8 के पास आएगा। और इसमें जब आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर लगभग आएगा 10⁻⁸ के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि कई भी ऑप्शन में कभी भी क्ले की परमिबिलिटी पूछे तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो भी रेंज रहेगी लगभग इसी के बीच में रहेगी। अगर आपका क्ले का आंसर सपोज दैट 10⁻³ में आ रहा है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। आपका आंसर जो भी आना चाहिए उस इस रेंज में आनी चाहिए, 10⁻6 से लेकर 10⁻8 के बीच में होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया, मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, टाइम को आप बचा सकते हो। तो ये ऑल अबाउट आपका था इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक आपका, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, IES में, गेट में, उसके अलावा आपका SSC JEE में। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिव परमिबिलिटी जो भी रहता है, ये मेंस में भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपको परमिबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है ज़रूर यहाँ पे, लेकिन इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगला जो लेक्चर हमारा होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से क्या कहते हैं डेरिवेशन सीखेंगे, जिसमें मज़ा आएगा, उसमें न्यूमेरिकल फॉर्म ज़्यादा है तो उसको आसानी से डील हम लोग कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दिस इज़ रिलेटेड विथ कि हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करें। आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस, देखो इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रेंज पता होनी चाहिए मोटे तौर पे कि आपको रफली वैल्यू थोड़ा सा पता हो कि यार इसके रेंज में होती है। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। थोड़ा सा रेंज पता होना चाहिए कि यार ये 10⁻⁴ में होता है, ये 10⁻�6 में होता है, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रटने वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होता है कि माइंड पे बर्डन बढ़ने लग जाता है। कोशिश करो कि चीज़ें जितना समझ में आ जाए उतना आपके लिए बेटर है। अब हम लोग बात करते हैं, टॉपिक अगला हमारा है, दिस इज़ रिलेटेड विद कि फैक्टर इफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। तो हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बात करने वाले हैं फैक्टर इफेक्टिंग परमिबिलिटी। फैक्टर इफेक्टिंग परमिबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं जिनके माध्यम से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनडायरेक्ट मेथड के माध्यम से बताया कि परमिबिलिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, इनडायरेक्ट मेथड, बाद में मैं इनको लिखा दूंगा अलग से भी, इनडायरेक्ट मेथड अकॉर्डिंग टू कोजनी-करमान इक्वेशन, कोजनी, इसका नाम है साइंटिस्ट का कोजनी-करमान इक्वेशन। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कोजनी-करमान इक्वेशन क्या होती है। तो इसने बताया कि परमिबिलिटी जो होती है K=CS, ये एक फैक्टर होता है, इनटू दिस इज द गामा W डिवाइड बाई म्यू, म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी, इनटू 1/S0 स्क्वायर इनटू E³ डिवाइड बाई 1+E इंटू S³। ये एक फार्मूला है, ठीक है। इसको R करके भी लिखा जा सकता है। एक और फार्मूला K=, दिस इज द नेक्स्ट फार्मूला कि दिस इज द CD स्क्वायर, दिस इज द C इंटू D इफेक्टिव स्क्वायर इंटू दिस इज द E³ डिवाइड बाई 1+E इंटू S³, ठीक है, S³ इंटू गामा W डिवाइड बाई म्यू। ये दो फार्मूले हैं जिनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सारे फैक्टर लगभग इसी से रिलेट करते हैं, इनके बारे में यहाँ पे पता करना है। तो ये आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, नहीं भी याद है थोड़ा सा दिमाग में ये होना चाहिए। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसको अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कोजनी-करमान ने ये बताया कि जो इक्वेशन है K इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू CS गामा W, दिस इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, म्यू इज डायनामिक विस्कोसिटी, दिस इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये है पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जब S0 को हटाया, S0 को जब हटाया
तो मैंने डी इफेक्टिव लेके चलाया, क्योंकि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है जो कि वो आपका इफेक्टिव साइज जो पार्टिकल होता है उससे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, कि जिस पार्टिकल का आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस पार्टिकल का साइज क्या होगा आपका, जिस साइज जिसमें आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको टर्म को हटा सकते हैं। आप देख सकते हो कि एस नॉट का टर्म इस इक्वेशन में नहीं है, यहाँ पे जो रिप्लेस हुआ है आप देख सकते हो कि 1/s0 की जगह पे मैंने जो भी टर्म लिखा वो डी स्क्वायर यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ों को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो पैरामीटर जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक पैरामीटर नहीं जानोगे तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम इन पैरामीटर्स को लिखते हैं, फिर कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसको भी लिखते हैं। पहला टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं के इज डिपेंड अपॉन प्रोपोर्शनल टू। देख सकते हो कि यहाँ पे जो वाइड रेशियो उसके प्रोपोर्शनल है, तो E³ डिवाइड बाई 1+E। दूसरा के इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है, गामा W डिवाइड बाई म्यू, गामा W डिवाइड बाई म्यू भी लिख सकता हूँ, या के प्रोपोर्शनल टू दिस इज द CDE स्क्वायर, या इसको लिख सकता हूँ DE स्क्वायर, डी इफेक्टिव का होल स्क्वायर। दूसरा टर्म मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे के इज प्रोपोर्शनल टू 1/s0 स्क्वायर। S0 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसके बारे में अभी मैं सीखूंगा। उसके बाद मेरा जो टर्म बचता है के प्रोपोर्शनल टू S³ S³ जो होता है ये आपका डिपेंड करता है कि यहाँ पे पार्टिकल का शेप कैसा, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा बचता है जो टर्म आता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो इतने फंक्शंस होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। अब एक एक पैरामीटर की बात करते हैं, वेयर ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इक्वेशन अगर आप समझ गए तो फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि आपका इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ईएस में बना हुआ है। उसके अलावा आपका एसएससी जेईई मेंस में भी पूछ लिया कि यार एक सॉइल का वाइड रेशियो E1 है, दूसरे का E2 है, पहले की परमिबिलिटी दे देता है और पूछ लेता है कि दूसरे की परमिबिलिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स वेयर CS इज इक्वल टू शेप फैक्टर, दिस इज द शेप फैक्टर। शेप फैक्टर का मतलब है कि सॉइल का किस शेप की है उस पर डिपेंड करता है, फ्लक्चुएंट स्ट्रक्चर है क्या है उस पर डिपेंड करता है। म्यू इज दिस इज द डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा गामा W दिस इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। उसके बाद में आप देख सकते हो इज द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल मास, सॉइल मास का क्या हो जाएगा वाइड रेशियो। उसके बाद में आपका DE इज इफेक्टिव ग्रेन साइज, इफेक्टिव क्या है, ग्रेन साइज है। उसके अलावा और सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में लिख सकता हूँ। S डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद में है वेटेड सरफेस एरिया, S0 इज वेटेड सरफेस एरिया डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। S0 इज द फंक्शन ऑफ, ये कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है थोड़ा सा उसको देखते हैं। देखिए S0 क्या है, वेटेड सरफेस एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसको एक और नाम देते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब देखिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लें कि आपको बोला जाए एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, दो सॉइल सैंपल है, एक ग्रेवल है और एक आपके पास मान लें क्ले पार्टिकल है, ड्राई कंडीशन में है, और आपसे कहा जाए कि इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताइए, तो आप देखोगे कि जो क्ले का पार्टिकल छोटा होगा वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, उतना ही मास। अगर आप वही मास आप ग्रेवल का ले लोगे तो उतना ही मास आप देख पाओगे कि उतना जितना कि आपने क्ले ने कवर किया है उतना सरफेस एरिया कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जिसका पार्टिकल फाइनर होगा
जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसकी परमेबिलिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है k इज डिपेंडेंट अपॉन 1/s0 दिस इज द फंक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है, सॉइल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, सॉइल स्ट्रक्चर, फ्लक्मुलेंट स्ट्रक्चर है किस पे डिपेंड करेगा, और पोर साइज पे डिपेंड करता है। पोर साइज, जैसे मान लिया कि पोर साइज का मतलब यह हुआ कि मान लिया ग्रेवल है, तो ग्रेवल के केस में आप देखोगे कि उसका जो वाइड होता है, पोर जो होता है वो बड़ा होगा, लेकिन क्ले के केस में वही पोर जो खाली स्थान होता है, जो वाइड आप बोलते हो, वो छोटा होगा, और जब छोटा वाइड होगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये पैरामीटर्स आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा एक आता है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। इंट्रिंसिक नेक्स्ट है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी को मैं KI से डिनोट करता हूँ। इसको पढ़ने का मुख्य रीज़न क्या होता है, अक्सर एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी का मतलब होता है कि, दूसरी बात यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो भी परमेबिलिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे सपोज दैट आपके पास दो सॉइल सैंपल हैं, और आप देखोगे कि जो परमेबिलिटी है वो सॉइल पे भी डिपेंड कर रही है, और जो भी मीडियम है, जो भी लिक्विड है जो उससे पास कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर रही है। इसलिए दो पैरामीटर को एक साथ समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी को लेते हैं, जो कि यहाँ पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी को कंसिडर करता है। तो इसको मैं अगर लिखूँ, अकाउंट्स द प्रॉपर्टी, इट अकाउंट्स, ठीक है, इट अकाउंट्स फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अकाउंट्स फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये आपकी परमेबिलिटी लिख सकते हो कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से फार्मूला आता है, दिस इज द KI इनटू गामा W डिवाइड बाई म्यू। ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। मतलब कि इंट्रिंसिक परमेबिलिटी को अगर मैं K लिखूँ तो KI गामा W डिवाइड बाई म्यू। म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें, यूनिट की, तो यूनिट इसकी होती है, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी की होती है, दिस इज द मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर, बिकॉज इसकी यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो मैंने इसको मीटर पर सेकेंड लिख दिया। और KI मुझे निकालना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। गामा W को क्या लिखते हो, न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखते हो। डायनामिक विस्कोसिटी होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो यूनिट आएगी, इसको अगर मैं इस मीटर स्क्वायर से इस मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर जो बचेगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, मीटर स्क्वायर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए कि इंट्रिंसिक परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, तो आप डायमेंशन लिख सकते हो, डायमेंशन दिस इज द L स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। तो एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए एक पैरामीटर आया, इसलिए यहाँ पे एक पैरामीटर को कंपेयर करते हैं। इट अकाउंट्स फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये सिर्फ जो अकाउंट करता है वो सॉइल की प्रॉपर्टी को ही अकाउंट करता है, इसलिए इस इक्वेशन को इंट्रिंसिक परमेबिलिटी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक एक फैक्टर को लेकर के कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, उसको लेके हम लोग यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप पैरामीटर तो आपने लिख लिया, अब मैं एक एक फैक्टर समझाऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि सॉइल की चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पे वो डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फार्मूला यहाँ पे रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहीं से समझाना है ताकि आपको एक एक टर्म समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज, बात अगर हम करें तो रिलेटेड विथ कि विच फैक्टर्स इफेक्ट द परमेबिलिटी, शेप, साइज,
उसके अलावा स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग एक एक करके सबको सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला फैक्टर हमारा हो जाता है रिलेटेड विथ फैक्टर्स इफेक्टिंग, तो पहला है वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग परमेबिलिटी। तो वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग परमेबिलिटी अगर हम बात करें तो रिलेटेड विथ वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग परमेबिलिटी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? पहला है हमारा दिस इज द पार्टिकल साइज। पहला है पार्टिकल साइज। पार्टिकल के साइज पे ये डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू, एक इक्वेशन है जिसके माध्यम से समझना है। अकॉर्डिंग टू, इस पे आईएएस ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। एलन हैजन इक्वेशन, इसने बताया था कि परमेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू D10 का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है? C इंटू D10 का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे C की वैल्यू कांस्टेंट की 100 रख देता हूँ तो यहाँ पे जो परमेबिलिटी आती है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगला जो इक्वेशन में आता है, जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल की, तो कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल में किसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी कि कोर्स ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन के फाइन ग्रेन सॉइल। बिकॉज अगर मैं बात करूं क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल की अगर बात करें तो कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर हम बात करें तो ये पार्टिकल बड़े बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे इस तरीके से, तो इनके बीच में जो वाइड रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। और फाइन ग्रेन सॉइल में अगर मैं बात करूं तो उसमें जो वाइड्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वाइड का साइज छोटा होता है। तो इसमें आप देखोगे कि जो वाइड्स होते हैं, जो पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच में फिर जगह भी क्या रह जाएगी? छोटी हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इस केस में सरफेस एरिया कम मिल पाता है। तो इस केस में सरफेस एरिया कम होता है तो इसमें सॉइल को रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब जब पानी पास करता है तो सॉइल क्या करती है? पानी को फ्लो नहीं होने देती है, क्योंकि सॉइल में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, वो पानी को रोकेगी। पानी को जब रोकेगी तो उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा। इस वजह से जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन, बिकॉज इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल वहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जिस सॉइल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ों को हम लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म हमारा आता है फाइन ग्रेन सॉइल, बिकॉज फाइन, यहाँ पे एक खास बात ये है कि D10 को हमने कंसिडर क्यों किया। देखिए D10 का मतलब इफेक्टिव साइज होता है, और इफेक्टिव साइज का मतलब ये होता है कि 10% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। इस साइज के करेस्पॉन्डिंग जो भी सीव होगी उससे 10% पार्टिकल ऐसे हैं जो इससे छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे पार्टिकल हैं उस इक्वेशन में इसलिए लिया गया है, D10 का टर्म इसलिए यहाँ पे चूज किया गया है क्योंकि जो भी बड़ा स्थान होता है, जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक बड़ा सा सॉइल पार्टिकल है, ये वाला, दिस द सॉइल पार्टिकल, ओके, और इनके बीच में जो खाली स्थान होता है वो हमेशा छोटे पार्टिकल फिल करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे D10 को कंसिडर किया गया है, क्योंकि D10 जो पार्टिकल होगा वो आपका काफ़ी छोटा होता है। तो छोटे पार्टिकल क्या करते हैं? बड़े वाले वाइड को भरते हैं। तो बड़े वाले वाइड को जब भरते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को आप देख सकते हो कि जो छोटा पार्टिकल होगा वो पार्टिकल यहाँ पे एंटर कर जाएगा, वो परमेबिलिटी को कम या ज़्यादा करने में काफ़ी हेल्प करता है। इस वजह से आप देखोगे छोटा पार्टिकल अगर यहाँ इंटर करेगा तो उसकी परमेबिलिटी को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे D10 को कंसीडर करते हैं, क्योंकि D10 का पार्टिकल छोटा होता है एज कम्पेयर टू D60। इस वजह से छोटा पार्टिकल यहाँ पे इंटर कर जाएगा। जब यहाँ पे इंटर कर जाएगा तो पानी को यहाँ से पास होने में दिक्कत आएगी, इस वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए फाइनल पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो हमारा आता है उसके बारे में डील करने वाले हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? पार्टिकल साइज। ये फार्मूले पे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया है, D10 को बता दिया है।
D10 जो भी आएगा आपका वो भी सेंटीमीटर में आएगा। D10 यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर में आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि अगला कौन कौन सा फैक्टर होगा, एक एक करके सीखेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा दिस इज द इफेक्ट ऑफ वाइड रेशियो। सेकेंड टर्म है इफेक्ट ऑफ वाइड रेशियो। वाइड रेशियो से कैसे इफेक्ट करता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए वाइड रेशियो की इक्वेशन हमने पहले से पढ़ रखा है कि परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इफेक्ट ऑफ परमेबिलिटी, अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ के इजकल टू सी टाइम ई क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अब फ्रेंड्स सपोज दैट कि आपके पास दो सॉइल हैं, मान लिया K1 है और एक K2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ C1 इंटू E1 डिवाइड बाई 1 प्लस E1 डिवाइड बाई C2 E2 का होल क्यूब, E2 का होल क्यूब, ध्यान दीजिएगा होल क्यूब है, स्क्वायर नहीं है फ्रेंड्स, तो होल क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस E2। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हो, ये एक फार्मूला हो जाएगा। जो C1 और C2 है वो डिपेंड करता है, दिस इज द शेप फैक्टर C1 एंड C2, दिस इज शेप फैक्टर। शेप फैक्टर का मतलब सॉइल का शेप कैसा है, राउंडेड है कि ग्रेवली है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके अब फ्रेंड्स मान लेते हैं कि सैंडी सॉइल है, सपोज दैट सैंडी सॉइल के लिए अगर मुझे लिखना है तो सैंडी सॉइल के लिए अगर मैं बात करूं सैंडी सॉइल, दिस द सैंडी सॉइल, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी विल नॉट वेरी, सी चेंज ओनली स्लाइट, सी चेंज वेरी स्लाइट, बहुत कम चेंज होता है, मतलब सी चेंज अगर मैं बात करूं ओनली स्लाइट, यहाँ पे वेरी स्लाइट नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको दिस द ओनली स्लाइट। इसका मतलब ये होता है कि सैंड के पार्टिकल लगभग एक समान होते हैं। अब एक समान अगर कोई पार्टिकल रहता है फ्रेंड्स तो आप देख पाओगे कि वहाँ पे जब एक ही साइज़ के पार्टिकल ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, तो उसमें शेप का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि जो C1 C2 है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है कि आपका जो भी वैल्यू है उसमें अगर आप देखोगे C1 C2 वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल का शेप कैसा है। शेप फैक्टर है, शेप फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका शेप कैसा होगा, फ्लैकुलेंट स्ट्रक्चर है कि आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर है या आपका हनीकम्ब स्ट्रक्चर है, तो उसके शेप पे डिपेंड करता है। ठीक, अब उस पर भी डिपेंड करता है कि राउंडेड है कि आपका इलोंगेटेड है, ये सारे शेप होते सॉइल के हैं। ठीक है, एंगुलर है, तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जो डिपेंड करेंगे। तो आप देख पाओगे कि जो सैंड का केस होगा उसमें आप लगभग पार्टिकल सेम पार्टिकल होता है, लगभग सारे पार्टिकल लगभग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सैंड आपकी बनती है कहाँ से, सैंड आप देखोगे कि बनती है आपका दैट इज लोएस्ट फॉर्मेशन होता है, और लोएस्ट में सॉइल जो होती है यूनिफॉर्म सॉइल होती है। जब यूनिफॉर्म सॉइल होगी तो उसका शेप फैक्टर भी क्या होगा, लगभग सेम। इसलिए इसके केस में अगर मैं लिखूं परमेबिलिटी को तो इसको मैं लिख सकता हूं K1 डिवाइड बाई K2, दिस इज द E1 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस E1 डिवाइड E2 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस E2। इस फार्मूले को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे IES में मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, फार्मूला भी पूछ सकता है, कई फैक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसको एक और फार्म में लिख सकते हो K1 डिवाइड बाई K2 अप्रॉक्सीमेट E1 स्क्वायर डिवाइड बाई E2 स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि 1 प्लस E1 को हम मान ले रहे हैं, ये लगभग 1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 1 डिवाइड हो रहा, 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस हो रहा है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, E1 क्यूब डिवाइड बाई E1 कर लिया, इसको काट दिया, तो आप देखोगे कि E1 क्यूब डिवाइड बाई E1 करोगे तो आएगा E स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सिल्ट और क्ले के केस में, ये तो सैंड के केस में था, सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट और क्ले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इक्वेशन आती है वो आती है ln K1 डिवाइड बाई ln K2 इजकल टू E1 डिवाइड बाई E2। तो ये इक्वेशन हो जाती है किसके केस में, सिल्ट और क्ले के केस में, और ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने ये सैंड के केस में, किसके केस में, सैंड। तो इस तरीके से पैरामीटर्स को आप रिमेंबर कर सकते हो, टफ नहीं है, बस एक इक्वेशन आपको याद रखना है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CDE स्क्वायर, E क्यूब अपान 1 प्लस E, सैचुरेशन का क्यूब, गामा W अपान म्यू। ये सब आपको अगर पता रहेगा तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। अब कुछ और फैक्टर हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
अब मैं यहाँ पे रफ करता हूँ ताकि आपको एक साथ चीज़ों को समराइज़ कर सकें, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखोगे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ, ये सब पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि परमेबिलिटी टॉपिक जो है यही सब आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आगे सब डेरिवेशन है। तो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे फार्मूले भी आ रहे हैं, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका अदर कौन सा फैक्टर हो सकता है जिसके बारे में यहाँ पे सॉइल की परमेबिलिटी आपकी चेंज हो सकती है, जिसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है आपका रिलेटेड विथ कि कैसे आपकी परमेबिलिटी जो है विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, वाइड रेशियो पे डिपेंड करती है। ये सारे फैक्टर हैं, कुछ इम्प्योरिटी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे परमेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, उनको एक एक करके सीख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये सब बातें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक बार आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आसानी से चीज़ें सब समझ में आपको आ जाएंगी। तो अगला जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे, दिस इज़ रिलेटेड विद द कि कौन कौन से फैक्टर और हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगले फैक्टर्स जो हैं उनको थोड़ा सा डील करें। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। अभी तक हमने देखा दो पैरामीटर देखे, थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। अभी आपने पढ़ा था कि परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू। तो आपके सामने इक्वेशन में लिखता हूँ, दिस इज द के इज म्यू अपॉन गामा अपॉन दिस इज द म्यू, दिस इज गामा डब्ल्यू, क्योंकि लिक्विड का केस है, ये आपने अभी पढ़ के आ रहे हो। ओके, अगर मैं इसको लिखूँ दिस इज द K1 डिवाइड बाई K2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, दिस इज द गामा, सपोज दैट यहाँ पे लिक्विड है, अगर गामा चेंज हुआ, मान लेते हैं इसको गामा ही मानते हैं, सपोज दैट कि लिक्विड अगर चेंज हुआ तो आप लिख सकते हो गामा 1 डिवाइड बाई म्यू 1, ओके, डिवाइड बाई गामा 2, ठीक है, डिवाइड बाई म्यू 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो K1 डिवाइड बाई K2 गामा 1 म्यू 1 इंटू म्यू 2 डिवाइड बाई गामा 2। तो ये भी एक फार्मूला आपका बन के चला आता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह देगा कि शुरुआत में इसकी डायनामिक विस्कोसिटी इतनी है, बाद में डायनामिक विस्कोसिटी चेंज के म्यू 2 हो गई। मान लिया पहले यूनिट वेट आपका 18 किलो न्यूटन था, बाद में चेंज होकर वो 20 किलो न्यूटन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे टेम्परेचर से ये वेरी करते हैं। देखिए, अगर डेल्टा टी चेंज होता है, डेल्टा टी अगर मैं चेंज करूं, टेम्परेचर चेंज करने से जो लिक्विड का डेंसिटी होता है, गामा वाटर अगर बात करूं, डू नॉट चेंज, नॉट मच चेंज। मतलब देखिए, लिक्विड ऐसे है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो बहुत ज़्यादा उनके यूनिट वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर है, शुरुआत में मान ले 100 डिग्री आपने बॉयल कर दिया, टेम्परेचर 10-20 डिग्री चेंज कर दिया, तो बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता। पहले मान लिया 18 था, तो अब हो सकता है कि भाई वो थोड़ा 17 हो गया और टेम्परेचर के आसपास, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, दिस इज द K1 बाई K2 इज कल टू दिस द म्यू 2 बाई म्यू 1, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम बात करें टेम्परेचर्स को रिलेट कराएं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग निकालते हैं, डिवाइड बाई के T डिग्री सेंटीग्रेड इज कल टू दिस इज द T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई दिस द म्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालते हैं। तो टेम्परेचर के साथ देख सकते हो कि आपने FM में पढ़ा होगा क्या, कि अगर हम टेम्परेचर इन केस ऑफ लिक्विड बढ़ाते हैं तो आप देखोगे कि जो भी आपका लिक्विड होगा उसकी जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इन केस ऑफ लिक्विड गैस में बदल जाता है, ठीक है, गैस में ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे केस में यहाँ पे सॉइल का केस जो है, इसमें हमने जो भी पढ़ा
वहाँ पे हमारा लिक्विड है। अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, अगर आप देखोगे कम हो जाएगी। जब विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो आप देख पाओगे कि वाटर बहुत इजीली फ्लो करेगा, क्योंकि जब विस्कोसिटी किसी भी चीज़ की ज़्यादा होती है तो उनमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या शियर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनकी लेयर में आपस में क्या होता है कि एक लेयर कहती है भाई मैं तुझको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी विस्कोसिटी कम होती है उसमें चीज़ें आसानी से फ्लो करती हैं। एक आप पानी ले लीजिए, एक आप शहद ले लीजिए, पानी आसानी से फ्लो कर जाता है, शहद नहीं फ्लो कर पाता। क्यों? क्योंकि शहद की जो विस्कोसिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी वाटर। इस वजह से परमेबिलिटी आप देखोगे, देख सकते हो के जो है यहाँ पे भी देख सकते हो के जो रहता है वो आपका प्रोपोर्शनल टू किसके है, 1/μ है, जो कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने बढ़ा दिया, क्या यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ कि सपोज दैट के प्रोपोर्शनल टू 1/μ है, अगर मैं इसकी डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ाऊंगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि विस्कोसिटी बढ़ाने से परमेबिलिटी क्या हो जाएगी सॉइल सैंपल की, कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेम्परेचर के साथ, तो ये क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल किसके होता है, देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है अगर मैं बात करूं म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/T लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे कि म्यू की जगह पे मैं टी लिख सकता हूँ तो 1/T ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/T, तो के आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं के को यहाँ पे बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि आपको टी को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे, यहाँ पे मैं इसको इधर करके लिखता हूँ, सपोज दैट कि आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी परमेबिलिटी भी क्या इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप कर सकते हो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉइल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी इन केस ऑफ लिक्विड। अगर मैं डायनामिक विस्कोसिटी को बढ़ा दूं तो परमेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आप कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है शेप ऑफ पार्टिकल। नंबर 4 शेप ऑफ पार्टिकल्स। एक एक करके बात करेंगे। शेप ऑफ पार्टिकल कौन कौन से फैक्टर हैं उनको थोड़ा सा डील करेंगे। इन सब पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेप ऑफ पार्टिकल इसमें क्या है कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसके प्रोपोर्शनल था। तो ऐसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ऐसे क्या है, ऐसे इज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या था, एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो भी एरिया आएगा, एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया में, तो के जो परमेबिलिटी होती है, राउंडेड अगर पार्टिकल है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू के एंगुलर पार्टिकल, ठीक है, एंगुलर पार्टिकल। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं बात करूं राउंडेड पार्टिकल का मतलब होता है, सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल के तरफ समझूं, ये है राउंडेड पार्टिकल, ये क्या है, राउंडेड पार्टिकल है। अगर मैं एंगुलर पार्टिकल की बात करता तो दिस इज द एंगुलर पार्टिकल, दिस इज द एंगल पार्टिकल, दिस इज द एंगुलर पार्टिकल, ठीक है। एंगुलर पार्टिकल कुछ इस तरीके से इनके बीच में एंगल होगा, ठीक है, दिस इज द एंगल। तो आप देखोगे कि इनके बीच में एंगुलर पार्टिकल अगर रहेगा तो एंगल में कुछ ना कुछ एंगुलर पार्टिकल रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे सरफेस एरिया इसको ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही एरिया मिल पाएगा, इधर भी से इतना एरिया मिल पाएगा। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा उसकी परमेबिलिटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पे भी राउंडेड पार्टिकल होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, अगर आप देखोगे जो राउंडेड पार्टिकल होंगे उनकी परमेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि इनके बीच में वाइड का स्थान मिल जाता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, देखिए ये सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जो चारों ओर जो भी एरिया कंपेयर किया जाता है, कवर्ड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो राउंडेड की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी एंगुलर से ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है आपका शेप ऑफ पार्टिकल। अगर आपका राउंडेड पार्टिकल है तो आप देखोगे उसकी परमेबिलिटी हाई रहेगी। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए क्या एंगुलर क्या होता है, एंगुलर में क्या होता है, कंपैक्शन अच्छा होता है, क्योंकि ये पार्टिकल इसके बीच में आ जाएगा, छोटा पार्टिकल इसके बीच में आ जाएगा, छोटा इस, तो परमेबिलिटी इसलिए वाइड जो होते हैं यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगुलर के केस में, यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज द एंगुलर के केस में,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ लेसर सरफेस एरिया, लेसर सरफेस एरिया, लेसर सरफेस एरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला टर्म आता है 5वां, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। हाउ टू इफेक्ट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दिस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसको मैं एस से मानता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द एस क्यूब, किसके प्रोपोर्शनल है, एस क्यूब के। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है, यहाँ पे इक्वल टू ना लगा के प्रोपोर्शनल लगाते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के क्या होता है, क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस क्यूब। इसका मतलब यह होगा कि जिस सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज़्यादा होगा उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली। देखिए कि अगर आपकी सॉइल मान लिया फुल्ली सैचुरेटेड है, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में कोई भी एयर नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि ये आपके पास सॉइल सैंपल है, ठीक, तो इसमें आपके पास ये सॉइल थी, ठीक है, मान लेते हैं सॉइल थी, और यहाँ पे आपकी ये ड्राई सॉइल है जिसमें पार्सली सैचुरेटेड मान लो, तो यहाँ पे वाटर रहेगा और यहाँ पे एयर रहेगी, ठीक। तो एयर क्या करती है, जो भी फ्लो चैनल बने होते हैं, सपोज दैट इसको और दूसरे माध्यम से अगर हम समझें तो सपोज दैट कि दिस इज द पार्टिकल, इस तरीके से पार्टिकल्स हैं मान लेते हैं सॉइल सैंपल के। अगर आप इनके बीच में सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि दिस इज द इंटरकनेक्टेड वाइड्स हैं, मान लिया कुछ देर के लिए पानी यहाँ से पास कर रहा है सपोज दैट, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया ये सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो इनका जो रास्ता होगा इसमें सब में पानी मिलेगा, ठीक है। इनके रास्ते में हर एक पाथ में जो भी इंटरकनेक्टेड इनका वाइड होगा उसमें हर जगह आपको पानी मिलेगा। उसका एक वेल प्रॉपर चैनल बना होगा, एक प्रॉपर रास्ता बना होगा जहाँ से पार्टिकल पास कर जाएगा। लेकिन ये तो इसका केस है जब आपकी सॉइल क्या हो, सैचुरेटेड है। किसका है, सैचुरेटेड का केस मैं बता रहा हूँ। ये हर जगह पानी आपका फिलअप होगा तो एक अच्छा सा इंटरकनेक्टेड रास्ता इसका बन जाएगा। लेकिन अगर यही सॉइल आपकी ड्राई होती या पार्सली सैचुरेटेड होती, तो जब पार्सली सैचुरेटेड देखोगे, अगर यहाँ पे वाटर इंटर करेगा तो मान लिया कि यहाँ पे आपको पानी है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे तो चैनल अच्छा है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है वो एयर है, दिस द एयर, यहाँ पे मान लेते हैं वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे एयर है। तो अगर आपको यहाँ पे एयर रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके के रास्ता टूट गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरकनेक्टेड वाइड जो आ रहा था इसमें पानी था, लेकिन बीच में क्या है, एयर है, और फिर से मान लिया पानी है, लेकिन बीच में जो एयर रहेगी ये क्या करेगी, रास्ते को ब्लॉक करेगी। रास्ते को जब ब्लॉक करेगी मतलब जहाँ पे भी एयर रहेगी वहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं बन पाएगी, और जब कनेक्टिविटी नहीं अच्छी बन पाती है रास्ते की, चैनल की, तो परमेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। क्योंकि भैया पहले रास्ता बहुत अच्छा बना था, अब ये रास्ता अच्छा नहीं है क्योंकि बीच में क्या आ गया, इसका जो ब्लॉक होगा ड्यू टू एयर बबल हो सकता है। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस द एयर बबल, इसको मैं बोल सकता हूँ एयर बबल। एयर बबल की वजह से इसका ब्लॉकेज हो जाएगा पाथ का, इस वजह से परमेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। आप देखते होगे कई बार एयर आ जाती है, किसी भी बाइक में भी देख सकते हो, जब ऑयल कम हो जाता है तो कई बार एयर आ जाती है। जब एयर आ जाती है तो प्रॉपर डीजल और पेट्रोल का फ्लो नहीं हो पाता है। यही हाल इंजन का भी होता है, ट्रक का भी होता है, कहीं पे भी जो इंजन होता है तो अगर एयर उसके बीच में आ जाती है तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है। आप यही चीज़ अपने घरों में देख सकते हो, जो भी आपका पानी नल के थ्रू आता है वहाँ पर भी कई बार एयर बन जाती है। जब एयर बन जाती है तब भी वहाँ पर पानी फ्लो नहीं कर पाता है। तो ये एयर क्या करती है, ब्लॉक करती है किसको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन या पानी को फ्लो करने में। तो इसका मतलब है कि जिस सॉइल की सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज़्यादा होगी उसकी परमेबिलिटी हाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ इंट्रैप्ड एयर, अगला है 6, इफेक्ट ऑफ इंट्रैप्ड एयर का मतलब होता है फंसी हुई एयर। तो इंट्रैप्ड एयर जो होती है उसका मतलब होता है फंसी हुई एयर होती है, जिसके ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अब ये इंट्रैप्ड एयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यार बीच में सॉइल में कहीं पे एयर फंस गई है, सपोज दैट ये वाइड है और यहाँ पे एयर कोई फंसी हुई है, तो इसका मतलब जो परमेबिलिटी होती है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रैप्ड एयर। किसके, इंट्रैप्ड एयर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंट्रैप्ड एयर बढ़ा दूंगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड्यूस। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि इंट्रैप्ड एयर अगर कोई फंसी हुई है बीच में, एयर फंस जाती है सॉइल सैंपल में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रास्ता प्रॉपर चैनल नहीं मिलना चाहिए था वो अब नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आपका परमेबिलिटी क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो ध्यान रखिएगा, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेगा कि इंट्रैप्ड एयर अगर सॉइल में है तो परमेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है दिस इज द, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रेजेंस, दिस इज द, मैं पॉइंट लिखता हूं यहां पे, प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लॉक, प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लॉक द पाथ और चैनल, पाथ बोल सकते हो इसको, चैनल, प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लॉक द पाथ और चैनल ऑफ वाटर का जो रास्ता है उसको आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि एयर आ जाएगा तो ब्लॉकेज आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन आपका जो 7 आता है उसको थोड़ा सा डील करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर भी क्या करता है, परमेबिलिटी को अगर हम देखें, के जो है फैक्टर हमारा है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर अगर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ाएंगे तो परमेबिलिटी क्या हो जाती है, रेड्यूस। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ में डिकम्पोज होता है, इससे एक प्रकार की गैसेस निकलेंगी। सपोज दैट कि आपके पास ये है, मान लेते हैं कि पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में मान लिया कुछ देर के लिए आपका ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे सपोज दैट पड़ा हुआ है, क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। अगर ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, ऑर्गेनिक मैटर अगर डिकम्पोज होगा, जब ये डिकम्पोज अगर होगा तो यहाँ से डिकम्पोज के बाद क्या निकलेगा, गैसेस निकलेंगी। क्या निकलेंगी, गैसेस। अगर ये गैसेस निकलेंगी तो गैसेस बाहर की तरफ भागती हैं, तो गैसेस क्या करती हैं, अपना पाथ रैंडम फॉलो करती हैं। कोई गैस इधर जाएगी, कोई गैस इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, किसी का रास्ता इधर होगा। तो ये गैसेस क्या करती हैं, एक तरीके की गैसेस जो होती है एक तरीके की एयर ही होती है, और जब एयर ये जा करके इंट्रैप्ड हो जाएगी, कहीं ना कहीं फंस जाएगी, अगर नहीं निकल पाएगी तो ये क्या करेगी, हमारी परमेबिलिटी को रिड्यूस करती है। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर से परमेबिलिटी क्या हो जाती है, हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो ये मुख्य कारण होता है आपका परमेबिलिटी रिड्यूस होने का। अब हम लोग कुछ और पैरामीटर के बारे में डील करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं फ्रेंड्स, जितने हो सकते हैं मैं उतने सबको डील करूंगा ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैं बात करूंगा अगर यहाँ पे कि कैसे चीज़ें इफेक्ट करती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से कैसे चेंज हुआ, सब क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, आईईएस में पूछे हुए क्वेश्चन हैं कि ऑर्गेनिक मैटर से परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो ऑर्गेनिक मैटर से परमेबिलिटी की क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि टाइम के साथ जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, जिसकी वजह से उसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जो चैनल बने हुए हैं पानी के, जो इंटरकनेक्टेड वाइड से जो रास्ता बना हुआ है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो वाटर इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। जब वाटर इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा तो परमेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इंट्रैप्ड एयर हो और चाहे ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक है, सबके केस में आपकी परमेबिलिटी क्या होनी है, रिड्यूस होनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा एग्जाम में आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ रिलेटेड विथ फॉरेन इम्प्योरिटीज़। अभी तक हमने 6, 7 तक बात किया, नेक्स्ट है 8। दिस इज द फॉरेन इम्प्योरिटी। फॉरेन इम्प्योरिटी का मतलब है कुछ ऐसी इम्प्योरिटी आ जाती है पानी में, मान ले पानी साफ है तब तो नहीं है, लेकिन पानी गंदा आ रहा है, उसमें बहुत सारे केमिकल आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं फॉरेन इम्प्योरिटी। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, ठीक है, फॉरेन इम्प्योरिटी। तो अगर फॉरेन इम्प्योरिटी आपकी आती है, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉरेन इम्प्योरिटी, ठीक है। अगर आपकी फॉरेन इम्प्योरिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से अगर आप इसको बढ़ाओगे तो आपकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। इसका मतलब 3 चीज़ें हमें समझ में आ गई, इंट्रैप्ड एयर हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, फॉरेन इम्प्योरिटी हो, सबकी वजह से परमेबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेन इम्प्योरिटी के अलावा, नेक्स्ट आता है सॉइल स्ट्रक्चर।
अगर मैं बात करूं तो सॉइल स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ा था दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे, एक फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर था और एक आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे जो परमेबिलिटी है के इज फ्लैकुलेटेड इज ग्रेटर देन के ऑफ डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर बना था वो फ्लॉक बना रहे थे। क्या बना रहे थे? एक फ्लॉक बना रहे थे इस तरीके से। और जब फ्लॉक बनेगा तो आप देखोगे इनके बीच में वाइड रहेगा। डिस्पर्स स्ट्रक्चर में स्थान ज़्यादा रहता नहीं उनके बीच में, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी चीज़ें रहती हैं। तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर में वाइड जो होता है वो बहुत कम होता है, वाइड का साइज भी कम होता है, इस वजह से वहाँ पे वाइड रेशियो कम रहता है, इसलिए परमेबिलिटी क्या हो जाती है इस केस में आपकी ज़्यादा, सॉरी इस केस में आपकी कम, और इसमें वाइड आपको बड़ा मिल जाता है, इस तरीके से मिलेगा, तो इसलिए इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा और इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाती है कम। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो क्योंकि ये डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, ये कैसा है? डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर है। फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर को मैंने बताया था एक और तरीके से, ये तो ऐसे बना दिया था। फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर एक्चुअली में तो ऐसे बनता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फ्लैकुलेंट स्ट्रक्चर आपका बनता है, ठीक है, इस तरीके से आप देख पाओगे। तो इनके बीच में खाली स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ वाइड ज़्यादा होते हैं और वाइड का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो फ्लैकुलेंट स्ट्रक्चर की आपकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला आता है, ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, फॉर सेम वाइड रेशियो। अगर मैं बात करूँ कुछ क्ले मिनरल है उन पे भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है, दिस इज द क्ले मिनरल। क्ले मिनरल की अगर मैं बात करूँ, फॉर सेम वाइड रेशियो, फॉर सेम वाइड रेशियो नहीं चेंज होना है सॉइल के लिए। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो परमेबिलिटी होती है के कायोनाइट की, कायोनाइट, फिर ग्रेटर देन के इलाइट। क्यों होता है ऐसा भी बताता हूँ, के मोंट मोरिलो नाइट, ठीक है। तो कायोनाइट का मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे एक बात ये बताई थी कि जो कायोनाइट होता है उसका साइज़ बड़ा होता पार्टिकल का है, और जो मोंट मोरिलोलाइट होता है इसका पार्टिकल सबसे छोटा होता है। अब जिसका पार्टिकल बड़ा होगा, जाहिर सी बात है जिसके पार्टिकल बड़े होंगे उनके बीच में वाइड भी जो खाली स्थान होगा वो भी बड़ा होगा, इसलिए कायोनाइट की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलाइट। फिर आपका आता है मोंट मोरिलोलाइट, क्योंकि इसका पार्टिकल बहुत फाइनर होता है। फाइनर पार्टिकल जिसका ज़्यादा होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी परमेबिलिटी कम होगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि परमेबिलिटी होती क्या है? परमेबिलिटी मैंने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी थी दिस इज प्रोपोर्शनल टू के इनटू आई, तो के हो जाता है दिस इज द, अगर आप देखोगे के होगा दिस इज द वेलोसिटी डिवाइड बाई आई। तो आप देख पाओगे जिसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का लॉस ज़्यादा होगा उसकी परमेबिलिटी कम, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का लॉस किसमें ज़्यादा होगा? जिसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि लॉस का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनल लॉसेस हो सकते हैं। तो जिस सॉइल में फ्रिक्शनल लॉस ज़्यादा होंगे उसकी परमेबिलिटी क्या होगी? कम। अब फ्रिक्शनल लॉस किस में ज़्यादा होंगे? जिसमें इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जैसे क्ले के केस में परमेबिलिटी कम होती है, क्यों? क्योंकि उसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बहुत हाई होगा, क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है क्या? I इजकल टू H1 माइनस H2 डिवाइड बाई L। L चलो फिक्स है लेकिन चेंज करेगा H1 और H2 पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है एडजॉर्ब वाटर। एडजॉर्ब वाटर, देखिए यहाँ पे K जो है डिपेंड करता है 1 अपान एडजॉर्ब वाटर। ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा देखते हैं। एडजॉर्ब्ड वाटर मतलब कि ये कि अगर आपने इसको बढ़ा दिया एडजॉर्ब वाटर को तो ये क्या हो जाएगा? कम। अब देखिए फ्रेंड, सपोज दैट कि ये एक पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ये सिंपली अभी एडजॉर्ब वाटर इसके ऊपर नहीं है, लेकिन मान लिया कुछ देर के बाद इस पर एडजॉर्ब वाटर ज़्यादा आएगा, तो आप देख सकते हो पहले वाइड स्थान ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे आपका एडजॉर्ब वाटर आएगा, इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब वाटर आएगा,
तो आप देखोगे कि इनके बीच में जो वाइड स्थान है, खाली स्थान है, वो कम होने लग जाएगा। क्योंकि एडजॉर्ब वाटर में क्या होता है कि जो पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बन जाती है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स के कारण इनके चारों ओर क्या होता है कि मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन होता है, तो इसके ऊपर एक लेयर पानी की बन जाती है। जब पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगी तो इनका जो वाइड पहले इतना बड़ा होता था, अब वाइड ये इतना बचेगा। दिस इज द वाइड, दिस द वाइड। जब वाइड रेशियो कम हो जाएगा तो परमिबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, वाइड रेशियो पे, E³ डिवाइड बाई 1 + E। तो आप देखोगे कि अगर ये वाइड डिक्रीज हो जाएगा तो परमिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एडजॉर्ब वाटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ 12 पॉइंट हो सकता है एडजॉर्ब वाटर में। ये हो सकता है इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जो K होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम बढ़ा दें तो परमिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। अब ऐसा क्यों होता मैं बताता हूँ। देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस अभी तक आपने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा उसको अगले टॉपिक। जब परमिबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस को डील करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि वाइड रेशियो का कम। इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है सॉइल के पार्टिकल बहुत ही क्लोजर आते हैं। जब सॉइल के पार्टिकल बहुत ही क्लोजर आते हैं तो वहाँ पे उसका वाइड रेशियो कम हो जाता है। जब वाइड रेशियो कम हो जाएगा तो परमिबिलिटी जाहिर सी बात कम हो जाएगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी पॉइंट है इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज करूँगा तो वाइड रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर वाइड रेशियो क्या होता है कि पार्टिकल पहले ऐसे थे, कॉम्पैक्ट या इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि वाइड जो होता है वो छोटा हो जाता है। वाइड रेशियो, वाइड अगर छोटा हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से, एक्चुअली स्ट्रेस लगती है पार्टिकल में। क्या होता है कि सपोज दैट कि ये पार्टिकल्स आपस में हैं, पड़े हुए हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण ये थोड़ी देर बाद डेंस हो जाएंगे। डेंस हो जाएंगे तो आपस में देखोगे इनके बीच में स्पेस कम पड़ जाएगा। पहले जो वाइड आपको इतना बड़ा मिल रहा था वो वाइड छोटा हो जाएगा। जो वाइड पहले ज़्यादा था अब वही वाइड आपका कम हो जाएगा। जब वाइड कम हो जाएगा तो परमिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाने से परमिबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, रेड्यूस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और थोड़ा सा पॉइंट है जिसको मैं अडॉप्ट करता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ रिलेटेड विथ, यहाँ पे मैंने फ्लक्चुएंट स्ट्रक्चर की बात की, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चीज़ों को। एक दो और पॉइंट है जिनको मैं यहाँ पे ले करके अपने टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। दैट इज़, अगला पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड विथ, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक से कि कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में मैंने डील कर लिया। कॉम्पैक्शन करने से क्या फ़र्क पड़ेगा परमिबिलिटी पे, इसीलिए क्यों करते हैं। पॉइंट नंबर 13, कॉम्पैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है, पार्टिकल बहुत ही क्लोजर जाते हैं, और क्लोजर अगर पार्टिकल जाएंगे तो उसका वाइड रेशियो क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब K है, इट इज़ 1/कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन। बाकी सारी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो कॉम्पैक्शन की। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉम्पैक्शन से पार्टिकल बहुत ही क्लोजर आते हैं, और जब पार्टिकल बहुत ही डेंस हो जाएंगे, क्लोजर हो जाएंगे, तो उनका वाइड रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। वाइड रेशियो अगर कम होगा, इसमें भी कुछ पैरामीटर और हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम इज ग्रेटर देन परमिबिलिटी ग्रेटर देन वेट ऑफ ऑप्टिमम। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में जो स्ट्रक्चर था वो आपका फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर था। कैसा था, फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर था, डिस्पर्स स्ट्रक्चर था। कैसा था, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। आप कॉम्पैक्शन चैप्टर में जाइएगा, देख सकते हो डिस्पर्स स्ट्रक्चर था। और मैंने आपको बताया था कि जो भी पार्टिकल फ्लैकुलेट स्ट्रक्चर रहता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। आप देख पाओगे कि इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड फ्लैकुलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लैकुलेंट स्ट्रक्चर। तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है, वाइड रहता है, और जिसमें वाइड ज़्यादा रहेगा उसकी परमिबिलिटी, वाइड अगर ज़्यादा है तो आप परमिबिलिटी भी क्या कह सकते हो, ज़्यादा होगी। यहाँ पे डिस्पर्स स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है,
तो आप देख पाओगे कि इनमें पार्टिकल थोड़ा सा डेंसर रहते हैं, क्लोजर रहते हैं। तो यहाँ पे वाइड रेशियो क्या होता है, बहुत कम होता है, वाइड रेशियो कम होता है, तो परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में परमेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वेट ऑफ ऑप्टिमम। सभी जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए लगभग कॉन्सेप्ट के साथ थे। लास्ट में अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, कुछ पॉइंट नंबर 14, इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी जो होता है, एक्टिविटी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी जिस इज 80। अगर एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। देखिए एक्टिविटी घटती बढ़ती किस पर डिपेंड करती थी, देखिए 3 मिनरल पढ़े थे, इलाइट, कायोनाइट और मोन्टमोर्लोनाइट पढ़ा था। आप ये बता दीजिए किसकी सबसे ज़्यादा आपकी एक्टिविटी थी, तो वो थी आपकी मोन्टमोर्लोनाइट की थी, क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत फाइनर होता है, उसके वॉल्यूम के चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से उसकी परमेबिलिटी सबसे कम होगी। इसलिए जिसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी परमेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत छोटा होगा। और जिसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है उसमें फ्रिक्शनल उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसकी आपके स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसका वाइड भी छोटा होता है, प्लस उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब मैं एक फाइनल पॉइंट की बात करूंगा। एक्टिविटी तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में अगर हम बात करें स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो मैं यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट 15 नंबर है, दिस इज द 15 नंबर, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि सपोज दैट कि आपके पास, आप कैसे पढ़ते हो, सपोज दैट मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे समझा देता हूँ आपको ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर मैं 15 डिस्कस करूँगा, जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज दैट इस पॉइंट को अगर आपको समझना है तो मैं इस पॉइंट को 15 नंबर पॉइंट को यहाँ पे लिखता हूँ, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये क्या होता है इसको थोड़ा बताते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपका भारी पार्टिकल जो होगा वो नीचे होगा और जो हल्का पार्टिकल होगा वो ऊपर होगा। तो आपने देखा होगा जो चट्टानें होती हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होती हैं। जैसे मान लिया अवसादी शैल है, जिसको मैं हिंदी में इंग्लिश में मैं सेडिमेंट्री रॉक बोलता हूँ। वो आप देखोगे कुछ लेयर में स्ट्रक्चर उसका होता है। किसमें होता है, लेयर में स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो मिनरल होते हैं, जो भी पार्टिकल होते हैं, वो डिपोजिट होते रहते हैं अपने वेट के कारण, अपने सेल्फ वेट के कारण पार्टिकल डिपोजिट होते रहते हैं। जब पार्टिकल डिपोजिट होते हैं, सपोज दैट कि पार्टिकल इस लेयर में कुछ इस तरीके के डिपोजिट हुए, मान ले बड़े पार्टिकल होंगे जो कि यहाँ पे आपको मिलेंगे, बड़े पार्टिकल यहाँ पे मिलेंगे, इस तरीके से आप देख पाओगे एक लेयर बनी। छोटे पार्टिकल थोड़ा इसके ऊपर रहेंगे, इस तरीके से आप देख पाओगे ये छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इससे छोटे वाले पार्टिकल और ऊपर हो जाएंगे। तो ये होता है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रॉक। ओके फ्रेंड्स, अब होता क्या फ्रेंड्स है, यहाँ पे खुद के वेट के कारण सॉइल क्या होती रहती है, कॉम्पैक्ट होती रहती है, डेंस होती रहती है। तो आप देखोगे कि जो नीचे के इस वर्टिकल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्शन होता रहता है ड्यू टू सेल्फ वेट, क्योंकि ऊपर का इस पे वेट लगाता है, ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर वेट लगाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहती है, आपस में बहुत ज़्यादा डेंस रहता है। मतलब इनके जंक्शन पॉइंट पे काफ़ी चीज़ें क्या होंगी, डेंस होंगी। ओके, इस तरीके से। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देख पाओगे अगर पानी इंटर करेगा तो कहीं ना कहीं इनके बीच में गैप आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत। अगर कोई भी चट्टान आप देखो तो पानी जो फ्लो करता है वो ऐसे ज़्यादा फ्लो करता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे, बिकॉज कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जब दो लेयरें आपस में बंद नहीं होती हैं, एक लेयर मान ले फॉर्मेशन हो गया, ये सब प्रोसेस दसों साल लाखों साल लगते हैं तब जाके ये सब बनता है। तो अगर आप देखोगे कि इनके बीच में एक लेयर बन नहीं थी, पहले एक लेयर बन गई, जब दूसरी लेयर पार्टिकल की बनेगी, दूसरे पार्टिकल आ गए, हो सकता है कि अलग टाइप के पार्टिकल आएंगे, तो इनके बीच में एक दरार पड़ जाएगी जिसको एक गैप बोलते हैं, गैप। तो इससे क्या होता है कि पानी यहाँ से इंटर कर जाता है, इंटर वाटर। तो इससे क्या होता है कि जो परमेबिलिटी है इसकी थोड़ा हाई हो जाती है इस डायरेक्शन में। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर परमेबिलिटी की बात करें, इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, अगर वाटर आता है, वाटर इंटर
यहाँ पे डेंस रहेगा, थोड़ा सा डेंस रहेगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। तो मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ पे वो वाटर इंटर कर रहा है जिसका मैंने सिंबल यहाँ पे बनाया। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की परमेबिलिटी ग्रेटर देन होती है वर्टिकल से हमेशा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको गैप मिल जाएगा, दरारें मिल जाती हैं। इस वजह से सॉइल की परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन लोएस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। लोएस्ट के केस में क्या हो जाता है, वर्टिकल परमेबिलिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KV इज ग्रेटर देन KH, ये लोएस्ट के केस में। लोएस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि विंड की वजह से फ्लो, विंड की वजह से जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड लोएस्ट। लोएस्ट में वर्टिकल परमेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी। लेकिन जनरली जितनी भी सॉइल्स होती हैं उसमें आपकी हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि दरारें गैप इसी में मिलते हैं आपको हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो डेंसर पार्टिकल होगा नीचे होगा, और स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर। इसका मतलब होता है लेयर ऑफ सॉइल। दिस इज कॉल्ड लेयर ऑफ सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल। तो ऑल अबाउट मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, लगभग सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया मैंने। इसके अलावा और एक पॉइंट मैं बात कर सकता हूँ, एक लास्ट पॉइंट है जिसको मैं बता देता हूँ, पॉइंट नंबर 16, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज दैट कि एक पार्टिकल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी छूटे ना फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आया आप कर सको कम से कम उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कुछ 16 नंबर पॉइंट। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है कि अगर स्लेकिंग एंड डिस्पर्सिंग K इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon स्लेकिंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफ पार्टिकल अगर स्लेकिंग ज़्यादा हो रहा है किसी भी चीज़ का, स्लेकिंग का मतलब कोई केमिकल कंपाउंड है, स्लेकिंग ऑफ एंड डिस्पर्सिंग ऑफ क्ले पार्टिकल, तो इससे होता क्या है कि इसकी परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर सपोज दैट आपने इसको इंक्रीज कर दिया, स्लेकिंग का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। सपोज दैट आपके पास लाइम है, सपोज दैट दिस कैल्शियम लाइम है, इसको वाटर से आपने रिएक्ट कराया, इससे होता क्या है, ये रिएक्शन चलती है जिससे कि लाइम बनता है, दिस इज कॉल्ड स्लेक लाइम, प्लस जो भी आपका निकलेगा वाटर। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे कि जो भी चीज़ें बदल रही हैं, जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, यहाँ पे स्लेकिंग ऑफ लाइम होता है, दिस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेक्ड लाइम, इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। लाइम का क्या होता है, पानी में जब हम लाइम मिलाते हैं तो आप देखते हो कि बड़े बड़े पत्थर लेके आते हो आप लाइम के, उस लाइम को जैसे ही पानी में आप मिला देते हो उसके बाद वो लाइम टूटना शुरू हो जाता है, रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वहाँ पे जो हीट निकलती है उसके बाद में पार्टिकल ब्रेक होना शुरू हो जाता है। फिर आप देखोगे कि पार्टिकल बहुत छोटा छोटा हो जाता है। जैसे आप पेंटिंग वॉश करते हो, वॉश आउट करते हो, जो भी दीवार के ऊपर पेंटिंग वेंटिंग करना होता है तो चूने की पुताई करते हो जिसको बोलते हो। तो होता क्या है कि फ्रेंड्स, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल में स्लेकिंग ऑफ लाइम होता है, तो सपोज दैट कि अगर किसी सॉइल के अंदर स्लेकिंग ऑफ लाइम हुआ होगा तो ये पार्टिकल पहले बड़ा था, मान लिया ये लाइम पहले बड़ा था, मान लेते हैं कि ये लाइम का टुकड़ा है, दिस इज द लाइम का टुकड़ा, इस लाइम के टुकड़े को जब ब्रेक करोगे, स्लेकिंग होगा, तो छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो जाएगा कि इसके अंदर इंटर कर जाएगा। इसके अंदर जब इंटर कर जाएगा तो इसके पाथ को, इसके जो वाइड्स है इसको ब्लॉक कर देगा। जब इसके पाथ को ब्लॉक कर देगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। इसलिए स्लेकिंग ऑफ द डिस्पर्सिंग ऑफ पार्टिकल लाइक क्ले, क्ले का अगर मान लिया क्ले हो सकता है और लाइम हो सकता है, तो किसी भी चीज़ का अगर स्लेकिंग होता है, स्लेकिंग का मतलब होता है बुझना, बुझने का मतलब है, अगर आपने देखा होगा घरों में अगर हम चूने को भिगोते हैं तो धीरे धीरे वो रिएक्शन करता है, पहले गर्म होता है फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है, तो उसे बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। अगर वो होगा, अगर मान लिया सॉइल के पार्टिकल के अंदर जा करके लाइम बैठ जाएगा तो जैसे ही पानी इंटर करेगा, क्योंकि क्ले जो आपका पार्टिकल है लाइम का वो अब टूट चुका है, छोटा छोटा हो चुका है, जब ये छोटा छोटा होगा तो आसानी से अंदर इंटर कर जाएगा, जब आसानी से इंटर कर जाएगा तो उस पाथ को भर देगा। दूसरी बात, इसका पार्टिकल में कोहेसन होता है, किसके केस में, आपका लाइम के केस में कोहेसन होता है, जिसकी वजह से ये आपस में बॉन्डिंग बनाए रखते हैं, जिससे कि पार्टिकल यहाँ पे पाथ उसका ब्लॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका फैक्टर इफेक्टिंग अबाउट द परमेबिलिटी। मैंने जितने पॉइंट हो सकते थे, कहीं से भी हो सकते थे, मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम चांस होगा, क्योंकि ये आपका ब्रॉड टर्म डिस्कशन है, इतना डीप में आपको चीज़ें कहीं मिलेंगी नहीं जितना डीप में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, क्योंकि हर एक पॉइंट में जाकर के मैंने अंदर डिटेल में बताया ताकि आपको ये पता चल जाए कि परमेबिलिटी रिड्यूस क्यों होती है, इंक्रीज क्यों होती है। आज के बाद अगर आप अच्छे से इसको समझ लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि परमेबिलिटी घटती क्यों
क्यों है और बढ़ती क्यों है। 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखने, एक तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया, पार्टिकल फाइनर है, दूसरा वाइड रेशियो है, 2-3 चीज़ें आपको अगर याद हैं, दूसरा आपका विस्कोसिटी है। 3-4 पैरामीटर अगर आप याद रखते हो तो आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आ सकते हैं कि लिखने को बोलेगा फैक्टर इफेक्टिंग द परमेबिलिटी, 10 नंबर 15 नंबर में मेंस में भी आ सकता है, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बहुत सारे आईईएस में भी बने हैं, एसएससी जेईई में भी बने हैं। इसके अलावा सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी में जो रिलेशन पढ़ा था दिस इज द रिलेशन v अपॉन वीएस इजकल टू n मैंने पढ़ा था, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। v इजकल टू के आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। q इजकल टू के आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। i है h1 माइनस h2 डिवाइड बाई l, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं है। तो ये ऑल अबाउट आज का आपका टॉपिक था। फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलेंगे जो कि परमेबिलिटी का होगा, वहाँ पर जिनको हम लोग वहाँ पे डेराइव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।